मैंने पॉलिटिशियंस की रैली में काफी ज्यादा देखा, वो आहूजा वाला एक माइक हाँ क्या वो लगा ही रहता है। हाँ तो या किसी। ये आहूजा है क्या, और वो बहुत बड़ा ब्रांड है क्या इंडिया में? हाँ हाँ, मैं तो कहूंगा कि आहूजा भारत के लिए ब्लेसिंग है। पैसा समझ में आपको कब आया? पैसे के साथ आपने कितनी गलतियां करी हैं? शुरुआत में देखिए, हमें बिजनेस सिखाने वाला कोई था नहीं। हम्म। एंड पैसे की डीलिंग को लेके भी कोई समझाने वाला था नहीं। हम्म। हमारा कोई मेंटोर नहीं था, और कोई हम ऐसे स्ट्रक्चर में काम नहीं कर रहे थे, जॉब नहीं कर रहे थे। तो कुछ जगहों पे तो हम बहुत ज़्यादा लिबरल हो गए कि कोई बात नहीं सर, कर देंगे, आप बाद में दे देना। वो बात कभी आया ही नहीं। शुरुआत में बुरा बनना काम हो जाने के बाद बुरा बनने से ज़्यादा अच्छा है। हाउ डू यू अवॉइड रॉन्ग हायरिंग? क्योंकि इंटरव्यूज में तो हर कोई, एवरीबडी वांट्स टू इम्प्रेस यू। तो वो तो अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखते हैं वो, और उस केस में जो सच नहीं भी है उसे भी वो एक्सेप्ट करते हैं। Naukri.com से या लिंक्डइन से नहीं हायरिंग हाँ हो हाँ सकती उनकी, तो हाँ। उनको कैसे, हाउ डू यू अट्रैक्ट देम? और ज्वाइन करने के 2-3 महीने बाद ही वो सीधा टैंक कर गए। ये सबसे बड़ी कौन सी एक मिस्टेक करी है जिसने आपको सबसे ज़्यादा ड्रेन किया है फाइनेंशियली? राइट। देखिए, हमारी ना एक कॉमन माइंडसेट है, और शायद ज़्यादातर लोग, क्योंकि एक हमारे यहाँ तो पूरे भारत में ही मिडिल क्लास का सबसे बड़ा पॉपुलेशन है। सो वो उस फ्रेमवर्क से ही आए हैं कि भाई पहले स्टाफ का और पहले ऑफिस का खर्चा मेंटेन करो। हम्म। अपना तो आपकी तो बने ही बिजनेसमैन इसलिए हो कि आप सैक्रिफाइस कर सको। डिट्टो सबका है ये तो। हाँ, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होता इन दी एंड, करेक्ट। क्योंकि आपको भी घर चलाना है ना, आपके भी तो अपने खर्चे हैं। आप उसको अवॉइडेबल खर्चों में डाल दोगे तो वो कभी फिक्स्ड खर्चों में आएगा ही नहीं, और वो कंपनी के खर्चों में कभी आएगा ही नहीं, और आप हमेशा ड्रेन्ड फील करोगे। क्योंकि काम का पैसा सबको मिलना चाहिए, चाहे आप फाउंडर ही क्यों नहीं। करेक्ट। और वो एक लेजिटिमेट मनी होना चाहिए कि हाँ, एज अ बात ये नहीं है कि आपकी कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़ है और आपका अपना पैकेज 25 लाख का है। 100 रुपए में एक प्रोडक्ट लिया हाँ बाहर से, जी। उसको हम कितना मार्कअप करते हैं? देखिए, सबका अलग है। हम्म। जैसे और किस बेसिस पे डिपेंड, करते हैं? हाँ, डिपेंड करता है कि उस। तो आप अपने आप को पोजीशन किस तरह से करते हैं कि व्हाट आर यू इन टर्म्स ऑफ कि हम इस टाइप के क्लाइंट्स को ही टारगेट करना चाहते हैं? हम्म अगर मैं बोलूँ, आप इमेजिन करें आपका सबसे आइडियल कस्टमर हम्म कोई म्यूजिशियन है अगर, तो हम्म अभी वो किस किस अर्निंग कैपेसिटी में होगा जो आपका आइडियल कस्टमर होगा? हम्म आपके पास एक प्रोडक्ट आया है, जी। अब उसको आप कंज्यूमर तक कैसे लेकर जाओगे? आपको लगता है डिज़ाइन एंड पैकेजिंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है आज के टाइम पे? ब्रांड पे तो देखिए, प्रोडक्ट के अंदर जो आपका फिजिकल प्रोडक्ट रखा है ना, हम्म। उसके अंदर भी आपने पॉली रैप करा है या बबल रैप करा है, इससे भी फर्क पड़ जाता है। हम इतनी सैलरी विड्रॉ नहीं कर रहे हैं बीच हम्म वाले टाइम में कि हम उसको एक रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्ट कर सकें। हाँ तो एक फाउंडर को वो पिछले अगले 3 साल 4 साल अपने ज़िंदगी के खपा चुका है, जब उसको पहली बार ढंग का पैसा देखने मिला है, हाँ हाँ। उसके बाद उसको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? Hi, my name is Akash Sonakia, and throughout my journey of building multiple startups, I realized that it is not that easy to make real money as a founder. हम सोचते हैं कि हम बिजनेस चालू कर देते हैं, पैसा भी जल्दी कमा लेंगे, but there are going to be times where company is going to make money, but you are not going to make money. So this is the founder's first approach of how founders can make more money as the company owner. And in this process, I'm going to talk to multiple founders so that you can learn ways in which you can make more money in your company as a founder. देखिए, अगर फाउंडर पैसा नहीं बनाता है, कंपनी के अंदर ही मोटिवेशन नहीं रहता है। सैलरी दे दे के आप परेशान हो जाएंगे, ईएमआई रेंट दे के आप परेशान हो जाएंगे, बट अनलेस यू मेक रियल मनी एज अ फाउंडर, nothing else is going to motivate you when we are talking about building a company. So there's a pattern that I'm going to follow. In that pattern, from each founder that I talk to, I'm going to ask about the mistakes that they made. Then I'm going to understand about the company they have built. Then we are going to talk about specific points about how do they position themselves, how do they select the price of the product or the services, how do they build the team and the people around the company, how do they promote their product or services, how do they define that their product or service is of good quality
or how do they actually determine the quality of the product or service? Where do they promote their product or services? Ultimately, I'm going to ask them to tell us about the ways in which they made their personal wealth. And at the end, I'll provide you with the contact details of the founder. If you have anything that you can take from that founder, if you want to connect with that founder, you can definitely do. Hello, Vijay ji, how are you? हेलो हेलो आकाश जी। एब्सोल्युटली गुड, हाउ आर यू? Let's get straight to the point. uh, हाँ let me understand आपके पिंक नॉइज सॉल्यूशंस के बारे में. टेल मी मोर अबाउट पिंक नॉइज सॉल्यूशन, कंपनी कैसे बनी और अभी आप क्या कर रहे हैं? जी। सो पिंक नॉइज प्रोफेशनल्स प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई दिल्ली में इन दिसंबर 2014। तो 2014 के टाइम से ही मैं सोच रहा था कि मैं आई शुड स्टार्ट समथिंग ऑन माय ओन। सो उसमें मेरे कुछ कॉलीग भी थे, एक दो, जिन्होंने मेरे थॉट को साथ में आगे बढ़ाया। सो आई एम नॉट द सोलो एंटरप्रेन्योर ऑन दिस, मेरे साथ दो को फाउंडर्स और हैं इस बिजनेस में, पिंक नॉइज प्रोफेशनल्स प्राइवेट लिमिटेड। और जिस डोमेन में हम काम करते हैं वो है प्रोफेशनल ऑडियो विजुअल सॉल्यूशंस, जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, सिस्टम इंटीग्रेशन करते हैं, डिजाइन करते हैं। सो प्रोफेशनल ऑडियो विजुअल सॉल्यूशंस वो कैटेगरी है, जैसे आपके कॉन्फ्रेंस हॉल्स हो गए, कन्वेंशन सेंटर्स हो गए, सेमिनार, रेस्टोरेंट, नाइट क्लब, सिनेमाज, और ऑडिटोरियम्स एंड थिएटर्स। ऐसी कैटेगरी जहाँ पे आपके ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी ऑन अ प्रोफेशनल ग्रेड। हम्म. सो उन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए देर आर स्पेसिफिक कंपनीज जो उसी ग्रेड के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और उन प्रोडक्ट्स को हम इंडिया में इंपोर्ट करते हैं। हम्म. मोस्टली ये सेक्टर फॉरेन ब्रांड से डोमिनेटेड है। हम्म. ज्यादा इंडियन ब्रांड्स बहुत कम है इसमें, बट हम्म. स्लोली आ रहे हैं। हम्म. तो उन ब्रांड्स को हम इंडिया में इंपोर्ट करते हैं। वी आर द फेस ऑफ दोज ब्रांड्स इन इंडिया। तो उनका सेल्स, आफ्टर सेल सर्विस, मार्केटिंग, वो सब हम मैनेज करते हैं उन ब्रांड्स के लिए। सो पिछले ऑलमोस्ट ये 10वां साल चल रहा है हमारे बिजनेस का। हमने शुरुआत डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं करी थी। हम लोकल डीलर थे, सॉर्ट ऑफ अ रीजनल डीलर थे, कि हम्म. मेन डिस्ट्रीब्यूटर या मेन इंपोर्टर कोई और है उसका। एंड हम्म. हमने अपना रीजन ले लिया है कि इस रीजन में हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे। धीरे हम्म. धीरे हमने उसमें प्रोग्रेस करा और हमने डायरेक्टली कुछ अच्छे ब्रांड से बात करी कि हम इंडिया में आपके ब्रांड्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। इस तरह करते करते हमारे अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी डेवलप हो गया, ब्रांड्स भी हमारे अपने आ गए। तो आज की डेट में जो भी ब्रांड हम इंडिया में करते हैं, जो एक्सक्लूसिव पिंक नॉइज प्रोफेशनल्स के पोर्टफोलियो में है, वो एक्सक्लूसिवली पिंक नॉइज के साथ है। मतलब वो ब्रांड्स अगर इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है तो वो हमारे थ्रू ही हो रहा है। तो जिसको भी उन प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ती है वो हमको कांटेक्ट करता है। थोड़ा से प्रोडक्ट को एलैबोरेट करिए, प्रोडक्ट समझाइए थोड़ा सा. जी। हाँ, तो हमारे प्रोडक्ट्स मेनली तीन कैटेगरी में आते हैं। एक है म्यूजिक एंड रिकॉर्डिंग्स। अगर आप कोई आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियंस हैं, या रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं, तो आपके हम्म. रिकॉर्डिंग के लिए जो गियर, जो इक्विपमेंट लगते हैं, हम्म. वो कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हम करते हैं। जैसे हेडफोन्स हो गए, या ऑडियो इंटरफेस हो गए, या हम्म. माइक्रोफोन हो गए, स्टूडियो माइक्स, हम्म. एंड सॉफ्टवेयर कंट्रोलर। जैसे रिकॉर्डिंग के लिए आज की डेट में काफ़ी अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर आते हैं, हम्म. जिसमें आप पूरी प्रोग्रामिंग और प्रोसेसिंग करते हैं। तो उस सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करने के लिए भी हार्डवेयर आते हैं। सो हम्म. वो इक्विपमेंट हम करते हैं। सेकेंड ग्रेड है प्रोफेशनल ऑडियो विजुअल डिवीजन, जिसमें लाउड स्पीकर्स होते हैं, माइक्रोफोन्स होते हैं, एम्पलीफायर्स होते हैं, जो चाहे एक रेस्टोरेंट, नाइट क्लब से लेके एक बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल या एक आउटडोर इवेंट्स में लगने वाले सेटअप जो होते हैं हम्म. कॉन्सर्ट्स में, वो वाले सेटअप भी हम इंडिया में इंपोर्ट करते हैं। और हमसे आगे या तो डीलर्स परचेज करते हैं या कुछ केसेस में डायरेक्ट क्लाइंट्स परचेज करते हैं। ओके, एंड थर्ड? तीसरा जो कैटेगरी है, जो हमारा विच इज इनटू रेजिडेंशियल। तो इस बीच अच्छा. हमने, हाँ, कैटेगरी और ऐड करी 2 साल पहले, हम्म. क्योंकि कोविड के बाद मोस्टली आउटडोर शोज वगैरह भी बंद हो गए थे, कमर्शियल एक्टिविटी कम हो गई थी। एंड हमने नोटिस करा कि होम सेगमेंट में बहुत जल्दी एक अच्छा पुश आया है। तो हमने एक हम्म. कंपनी से बात करी, जो कि बहुत अच्छी फ्रेंच कंपनी है, कॉल्ड एलिप्सन, और हम्म. काफी पुरानी, 80 साल पुरानी कंपनी है। तो उस ब्रांड के साथ हमने बातचीत शुरू करी और उसको हम इंडिया में लेके आए। तो उनके होम थिएटर डिवीजन के जो स्पीकर्स आते हैं, वो हम इंडिया में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेनली ये अच्छा, तीन कैटेगरी है। सो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग बाय, आप जो म्यूजिशियंस के लिए देते हैं, कैन यू हाँ टेल मी द टॉप बेस्ट ब्रांड? क्योंकि हम तो कंज्यूमर बेस्ड ब्रांड जानते हैं, जी मैक्सिमम हम जी। जानेंगे, हाँ बीट जानेंगे, बट हाँ। प्रोफेशनल्स व्हाट आर द ब्रांड्स दैट दे यूज, और हाँ इंडिया में वो अवेलेबल रहते हैं कि आप ही के थ्रू अवेलेबल हैं?
नहीं, अब जैसे ऑलमोस्ट हर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हेडफोन्स की जरूरत पड़ती है। वो अभी ईयरबड्स वगैरह में काम नहीं करते। हम्म वो लोग अभी भी ट्रेडिशनल फ्लैट रिस्पॉन्स वाले, मतलब ऐसा हेडफोन जिसमें कोई कलरिंग नहीं है, जैसा साउंड रिकॉर्ड हुआ है आपको एग्जैक्टली वही सुनना है। हम्म सो वो एक्चुअल रिप्रोडक्शन वाले हेडफोन्स आज की डेट में रिकॉर्डिंग स्टूडियोज में यूज होते हैं, चाहे वो मिक्सिंग इंजीनियर या रिकॉर्डिंग इंजीनियर यूज कर रहा हो या आर्टिस्ट या सिंगर यूज कर रहा हो। तो वो वाले हेडफोन्स में बेयर डायनेमिक एक जर्मन कंपनी है, जो 100 साल पुरानी कंपनी है और आज भी मेड इन जर्मनी हेडफोन्स बन रहे हैं। उस ब्रांड को हम इंडिया में बेचते हैं। एक वो है। उसके अलावा ऑडियो इंटरफेस है, यानी वो साउंड कार्ड है जिसपे आपका माइक्स वगैरह कनेक्ट होंगे और उसमें स्पीकर्स वगैरह कनेक्ट होंगे, और वो ऑडियो इंटरफेस से आपका कंप्यूटर कनेक्ट होगा, जिससे आपके सारा इनपुट्स और आउटपुट्स आप कंप्यूटर में देख सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो और हम्म उसको एडजस्ट कर सकते हो। सो ऑडियो इंटरफेसेस में भी कई सारे ब्रांड्स हैं मार्केट में। यामाहा का आता है स्टेनबर्ग से, एंड फोकस राइट का आता है, एंड हम भी जो करते हैं उसमें ब्लैक लाइन ऑडियो है, एंड एपोजी है। एपोजी एक अमेरिकन कंपनी है, ऑलमोस्ट 40 इयर्स, बहुत अच्छे हाई क्वालिटी ऑडियो इंटरफेसेस बनाते हैं। ये वो इंटरफेस हैं जो सिनेमा में अगर आप मूवी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मूवी के सीन्स जो होते हैं जिसमें आपको डॉल्बी प्रोसेसिंग डालनी है, डॉल्बी एटमॉस के इफेक्ट्स आपको डालने हैं, तो उसके लिए जो आपको गियर चाहिए, ये वो वाले इक्विपमेंट है जिसमें एपोजी जो ब्रांड है वो इस टाइप की हार्डवेयर बनाता है। तो वो ब्रांड को भी हम इंडिया में एक्सक्लूसिवली रिप्रेजेंट करते हैं। तो सो ये है मोटा मोटी। हाँ। अगर अपन एक या बेयर डायनेमिक्स की बात करें, तो हाँ। एक नॉर्मल हेडफोन में और इसमें एक बेसिक डिफरेंस होगा क्या जो एक कंज्यूमर को समझ में आए, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से? राइट। हाँ। अब हो सकता है कुछ लोगों का पर्सनल टेस्ट हो, उनको हेडफोन में बेस हैवी चाहिए, हम्म मतलब बेस अच्छा खासा आना चाहिए। शायद जिस लेवल का बेस एक्चुअली में सॉन्ग में है, उससे ज्यादा उनको सुनना पसंद करते हैं। हम्म लेकिन स्टूडियो हेडफोन्स जो होते हैं, वो जिस कैटेगरी पे या जिस क्लैरिटी पे म्यूजिक रिकॉर्ड हुआ है, वो हम्म उसको ट्रू पिक्चर के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं। हम्म तो बेयर डायनेमिक या स्टूडियो हेडफोन्स जो दूसरी कंपनीज भी बनाती हैं, उनका काम ये है कि एक्चुअल साउंड जो रिकॉर्ड हुआ है वही आप सुनो। तो उसमें टेक्नोलॉजी डिफरेंट होती है कि क्या डिफरेंट, ऐसा क्या होता है कि वो उसमें एग्जैक्ट कर पाता है? जी, उसमें क्वालिटी ऑफ कंपोनेंट्स हैं, जो सर्किटरी है वो बहुत हाई ग्रेड के कंपोनेंट्स यूज होते हैं। जो कॉपर कॉइल है, इवेंचुअली हेडफोन के अंदर भी एक छोटा सा स्पीकर होता है, उस स्पीकर के अंदर की कॉपर की जो एलॉइंग है, वो भी बहुत हाई ग्रेड होती है। रेगुलर हेडफोन से 40 गुना महंगा होता है वो कॉपर। अच्छा, तो अगर एक तो नॉर्मल इसमें हेडफोन 1,000 का रहे तो ये 40,000 का आएगा? नहीं, मतलब इसमें जो एंट्री लेवल है वो 12-15 हजार से शुरू है। बस मैं हम्म कॉपर कॉइल का पार्ट बता रहा हूँ, क्योंकि ऑफ हम्म कोर्स उसमें बहुत सारी चीजें लगती हैं, प्लास्टिक की कैबिनेट है, हेडबैंड है, बहुत सारी चीजें। बट ओवरऑल मैं बताऊं एक रफ एग्जांपल, जो क्वालिटी ऑफ कंपोनेंट्स हैं वो दूसरे कंज्यूमर ग्रेड से एज हाई एज 40 टाइम्स भी ज्यादा होते हैं कुछ हम्म कैटेगरीज में। हम्म सो बेयरडायनेमिक के कुछ हेडफोन्स तो 1 लाख रुपए से भी ऊपर जाते हैं। हम्म तो वो तो बहुत कम ही लोग लेंगे, या सिर्फ जनरल म्यूजिक सुनने के लिए, तो मैं तो कहूंगा वो वर्थ नहीं है। वो उन्हीं लोगों के लिए वर्थ है जो उतना क्रिटिकल लिसनिंग सुनना चाहते हैं। वो हम्म मोस्टली वो वही होते हैं जो म्यूजिक की फील्ड में है। हम्म। तो ये आपके हिसाब से भी कितना बड़ा मार्केट है ये, जस्ट टॉकिंग अबाउट म्यूजिशियंस वाला? हाँ, म्यूजिशियंस के ही अगर मैं बात करूँ तो शायद पूरे इंडिया में साल भर में म्यूजिशियंस ही लगभग 40-50 करोड़ के तो हेडफोन खरीदते ही हैं। ओ, हम्म, जिसमें से हम अराउंड 7 से 8% का तो हमारा मार्केट शेयर है उसमें। विच इज बिग, विच इज हाँ, क्वाइट बिग। क्योंकि जो ब्रांड हम करते हैं वो वन ऑफ द टॉप ब्रांड है व्हेन हम्म। इट कम्स टू स्टूडियो हेडफोन्स। एंड आपके पास एक्सक्लूसिव राइट्स भी हैं उनके? यस। परफेक्ट। हम्म। व्हेन वी टॉक अबाउट इवेंट्स, हम्म। तो ये रेंटल बिजनेस ज़्यादा है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस है, कि ये वन टाइम सेल का बिजनेस है? ये वन टाइम सेल ही है। अब जैसे हम्म फॉर एग्जांपल कितने कॉर्पोरेट शोज होते हैं, वेडिंग्स होती हैं, हम्म राइट, और कॉलेज के फेस्ट्स होते हैं, फेस्ट म्यूजिक फेस्टिवल्स होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं। हम्म तो ये तो एक इवेंट है। हम्म इस इवेंट में जो लगने वाला सेटअप है हम्म वो इन दी एंड रेंट पे आता है हम्म उस इवेंट के। हम्म अब बहुत सारी रेंटल कंपनीज होती हैं जो ये सारा सिस्टम रेंट पे देती हैं टू दैट इवेंट कंपनी। वो इवेंट कंपनी का काम होता है पूरे इवेंट को मैनेज करना, टिकटिंग करना, क्राउड बुलाना, आर्टिस्ट को परफॉर्म करवाना। उनको परफॉर्म करने के लिए जो गियर चाहिए,
उसमें उनके माइक्स होंगे, अपने स्पीकर्स होंगे, लाइट्स होंगी, बड़ा सा एलईडी स्क्रीन होगा पीछे। ये सारा सेटअप एक रेंटल कंपनी परचेस करके रखती है, और अलग अलग इवेंट्स में वो रेंट आउट करते हैं जहां जहां जरूरत पड़ती है। तो हमारा काम होता है इन रेंटल कंपनीज को वो सिस्टम सेल करना। वो रेंटल कंपनीज उसको फर्दर रेंट आउट करती हैं इवेंट्स के लिए। अगर रियल स्टेट में बोलते हैं तो एक चीज़ कहलाती है रेंटल यील्ड। हाँ हाँ क्या ये इसमें भी लागू होता है कि अगर उन्होंने 10 लाख का खरीदा तो इसमें एक पर्टिकुलर रेंटल यील्ड रहेगी बिकॉज ऑफ द क्वालिटी? हाँ। अब उसमें क्या है कि लो कॉस्ट अगर प्रोडक्ट होते हैं तो उनका फेलियर रेट ज्यादा होता है, हम्म। या फिर वो बड़े स्केल के इवेंट्स में आप नहीं पिच कर पाओगे, बिकॉज जो आर्टिस्ट आने वाले हैं या जो ओवरऑल इवेंट का स्केल है, वहां पे आपका ये लो कॉस्ट प्रोडक्ट फिट नहीं बैठता। हम्म। राइट, तो उस ग्रेड में उनको थोड़े हाई एंड प्रोडक्ट्स चाहिए। हम्म। एंड जो लोकल शोज हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपकी सोसाइटी में ही आप छोटा सा फंक्शन कराना चाहते हैं, तो उतना हाई ग्रेड सिस्टम की जरूरत भी नहीं है। करेक्ट। तो डिपेंड्स ऑन द इवेंट, और डिपेंड आपका क्लाइंटेल क्या है उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल 5 स्टार में अगर कोई इवेंट हो रहा है, तो एक अच्छे ग्रेड का सिस्टम वो लिया जाएगा रेंटल पे, है ना। और अगर एक बेसिक से कम्युनिटी हॉल में करवाया जा रहा है, तो वहाँ सिस्टम भी सस्ता होता है इवेंचुअली, क्योंकि जो इवेंट कंपनी है वो उसका रेंट बहुत कम देगी आप। अब जैसे अगर बात करें कि अभी बहुत बड़ा एक इवेंट होने वाला है इंडिया में, कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट, तो इस करेक्ट, टाइप के हाँ। जो बहुत बड़े लेवल के कॉन्सर्ट्स होते हैं उसमें क्या इंडियन प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं एज सर्विस प्रोवाइडर्स, कि सब कुछ बाहर से ही हो रहा है? यस। नहीं, उसमें दो टाइप के, पहले ये था आज से शायद 20 साल पहले, क्योंकि इंडिया में वो गियर बहुत कम अवेलेबल होते थे, तो वो कंपनीज चांस नहीं लेती थी, तो वो सोचती थी कि सब कुछ हम अपना ही लेके आएंगे। तो ये कंपनी होती थी जो सिस्टम भी बाहर से लेके आ रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं, और इसके साथ ही वो वापस जा रहे हैं। तो इसलिए इवेंट की कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती थी। अब क्योंकि इंडिया में भी अच्छे रेंटल कंपनीज हैं जो अच्छा टॉप एंड मटेरियल आपको दे सकते हैं फॉर दैट इवेंट। हम्म। तो कोल्ड प्ले के हो गया, ब्रायन एडम्स आ रहे हैं, या इवन ए आर रहमान के बड़े बड़े कॉन्सर्ट जो होते हैं, या इवन अभी अंबानी वेडिंग में जो सिस्टम लगे थे और वो जो कॉन्सर्ट्स हुए थे, वो सब इंडियन कंपनी ही थी सर्विस प्रोवाइडर में, अच्छा। जिन्होंने पूरा गेयर दिया था। अच्छा। हाँ। तो उनका वो इन हाउस सेटअप होता है, उनका परचेज्ड सेटअप होता है, जो वो उस इवेंट में वो रेंट आउट करते हैं। गॉट इट, गॉट इट। और ये वो कितना उस बड़ा सिस्टम की मार्केट है? हाँ, वो सिस्टम इवेंट का कॉस्ट कंपनी बता का रहे थे आप। तो, हाँ, मतलब ये सिस्टम जो होते हैं वो लगभग 5 से 10 करोड़ के बीच के सेटअप होते हैं, जो ओके। इतने बड़े कॉन्सर्ट में यूज हो रहा होगा। और ओके। सही बताऊं तो शायद पूरी इवेंट इंडस्ट्री में इसी टाइप के गियर की एनुअल रेवेन्यू या वर्थ मैं कहूँ तो $1 बिलियन के आसपास जा रही होगी, बिलियन सिर्फ डॉलर ये वेडिंग। इंडिया की बात यस, कर रहे हैं अपन? सिर्फ वेडिंग। इंडिया इंडिया में। वेडिंग एक बहुत बड़ा उसमें रोल प्ले करता है, डेफिनेट है। हाँ, क्योंकि वेडिंग एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है उसमें। हम्म। मैं म्यूजिक कॉन्सर्ट्स को तो उसमें बहुत छोटा सा पार्ट मानता हूँ। हम्म। इंडिया में जो सबसे बड़ा रेंटल मार्केट को रेवेन्यू देने वाला पार्ट है, वो है ऑल बिकॉज ऑफ आर इंडियन वेडिंग्स। अगर इंडियन वेडिंग्स उस तरह नहीं हुई जिस तरह हुआ करती हैं, तो शायद ये बिजनेस आधा हो जाएगा। अब तो और बढ़ने वाला है। हाँ, अब तो बढ़ेगा ही। हाँ, करेक्ट। हम्म, एंड इंटरेस्टिंग पार्ट इज होम थिएटर्स का। इसका हाँ मेरे को पर्सनली लगता है काफी, इट्स लाइक कॉफी ग्रो कर रहा है ये। जैसे कॉफी हाँ। बिजनेस ग्रो कर रहा है इंडिया में, स्पेशलिटी उसी टाइप राइट, से हाँ। ये टेस्ट भी बढ़ अब रहा क्या है। है ना, जो आज की डेट में हमारी जनरेशन हम्म। जो अर्न कर रही, या मैं कहूँ 30s के या 40s के, तो पिछले 15-20 सालों से पैसा कमा रहे हैं, हम्म। उनके पेरेंट्स ने जितना पैसा कमाया वो हम्म। लाइवलीहुड और नेसेसिटीज के लिए कमाया। करेक्ट। सब सोसाइटी का मेजर शिफ्ट है। करेक्ट। जो 20 साल पहले शहरों में आके बस गए, उनके बच्चे आज वेल सेटल्ड हैं, उनके पास अपना घर भी है, या पेरेंट्स की मदद से और घर भी हैं और अपार्टमेंट्स भी हैं, रियल एस्टेट है। तो उनको ऐसे नेसेसिटीज के खर्चे तो उनके ऑलरेडी पूरे हो रखे हैं। करेक्ट। अब वो खर्च करेंगे लाइफस्टाइल पे, इसलिए उनको अच्छे ब्रांड्स के जूते भी चाहिए, उनको अच्छी गाड़ी भी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स, क्योंकि आज की डेट में टीवी तो खत्म होके ओटीटी पे आ चुका है सब कुछ। हम्म। अब ओटीटी एंजॉय करना है तो आपको अच्छा सिस्टम तो चाहिए ही। इसीलिए में अच्छा खासा बूस्ट आया, बिकॉज लोगों की स्पेंडिंग पावर बढ़ गई है इस फील्ड में। एंड सबके पास थोड़ा बहुत तो एक एक
टीवी तो है ही आज की डेट में। हम्म। तो टीवी के साथ लोग प्लग कर लेते हैं एक बेसिक सिस्टम साउंड बार और सबवूफर के साथ ही। मैंने हम्म। ये भी रिपोर्ट पढ़ी थी 2022 में ही सिर्फ 1,000 करोड़ से ज्यादा के साउंड बार और सबवूफर्स बिके थे सिर्फ ऑनलाइन अमेजोन और फ्लिपकार्ट से। बाप रे, दैट्स हाँ। ह्यूज, दैट्स ह्यूज। और हाँ, 1,000 करोड़ से ज्यादा। और उन सिस्टम्स की कॉस्ट होती है 3,000 5,000 एट मैक्स 12-15 हजार। हम्म। और क्योंकि उसमें भी जो अच्छे। हाँ। हम स्पेशलाइज करते हैं प्रॉपर घर में सेटअप करने का। हाँ, हमारे जो सेटअप्स हैं वो ऑफकोर्स उससे थोड़ा प्रीमियम है क्योंकि हम्म। वो 1.5-2 लाख से शुरू होते हैं वो सेटअप। तो हम्म। वो थोड़े प्रीमियम इंस्टॉलेशंस में ही जाते हैं। हम्म। पर देखा जाए तो कंज्यूमर मास मार्केट जो है वो अभी भी सोनी के या पैनासोनिक के उस ग्रेड के 5.1 जो सिस्टम आते हैं जो हम्म। आपको रिटेल स्टोर्स पे मिलते हैं, लोग वो हम्म। purchase कर रहे हैं और उसमें भी अच्छा खासा ग्रोथ है। और उसमें जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके थे एंड नाउ उनके पास ऑप्शन है कि नहीं मुझे वो वाला सिस्टम से बेटर ऑप्शन चाहिए, तो उसके कई हम्म। सारे डीलर्स हैं, कई सारे ब्रांड्स हैं जो आज ऑफर कर रहे हैं। हम्म। तो लोग रेडी हैं इंस्टॉल करवाने के लिए और पैसा खर्च करने के लिए। टॉक अबाउट होम म्यूजिक सिस्टम, वन थिंग दैट आई वांट टू अंडरस्टैंड इज कि हम्म। मैं क्योंकि एक स्टूडियो सेटअप में काम कर चुका हूँ और एक साउंड इंजीनियर बहुत जी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें। तो जी जी। कंज्यूमर क्या अवेयर है मुझे साउंड इंजीनियर चाहिए, कि वो बस ये चाहता है कि मुझे एक शो पीस चाहिए, कि दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर क्वालिटी और दे आर लुकिंग फॉर स्टेटस अपग्रेड व्हेन दे टॉक अबाउट होम। हम्म। अब इसमें दो टाइप के कस्टमर्स हैं। एक हैं जो अपने टीवी के साथ एक एडिशनल म्यूजिक सिस्टम चाहते हैं कि ओवरऑल उनका एक्सपीरियंस बढ़ जाए। उसमें एज सच आपको बहुत ज्यादा कैलिब्रेशन या इंजीनियरिंग सर्विसेज की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपका विला है और आपने विला में एक डेडिकेटेड स्पेस दिया है कि ये मेरा होम थिएटर का रूम बनने जा रहा है, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं कि उस रूम का प्रॉपर अकूस्टिक ट्रीटमेंट भी हो सो दैट आवाज क्लियर सुनाई दे आपको। स्पीकर्स कहाँ कहाँ लगने चाहिए, किस ग्रेड के होने चाहिए, सो दैट वो रूम में एक प्रॉपर, जो आप कमर्शियल सिनेमा में टिकट खरीद के देखने जाते हैं, कुछ हद तक हम वैसा रिक्रिएट कर सकें अपने घर में। तो वो थोड़ा स्पेशलाइज सर्विसेज हो जाती है। तो वहां पे आपको नो डाउट इंजीनियरिंग और कैलिब्रेशन और प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती है। लेकिन एक जेनेरिक सिस्टम को देखा जाए, अगर आपने अपने लिविंग रूम में टीवी लगा रखा है और आप अपने हॉल में ही वो सेटअप लगाना चाहते हैं, तो वो बहुत सिंपल एक अप्लायंस की तरह सिस्टम काम करता है, उसमें ज़्यादा इंजीनियरिंग नहीं चाहिए। तो एक इंसान को अगर अपने घर में होम थिएटर सेट करना है, हाँ तो एक कॉस्ट का बॉल पार्क प्लस क्वालिटी कैसे वो समझेगा कि कौन सी क्वालिटी का मैं लगाऊंगा या यूज करूंगा? जी। डिपेंड करता है कि देखिए, अगर आपका जो लिविंग रूम है, अगर आप लिविंग रूम में सेटअप कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे हमेशा कोई ना कोई एक्सटर्नल नॉइज का रीजन बना रहेगा, चाहे ट्रैफिक है या लोग आ जा रहे हैं, किचन का नॉइज भी आ रहा है। तो एक आपको सिनेमा हॉल जैसा एक्सपीरियंस तो कभी भी नहीं मिलेगा और वैसा डार्क एनवायरनमेंट भी आप नहीं कर सकते क्योंकि विंडोज भी होंगी। ठीक है। बट वो एक एंटरटेनमेंट जोन जरूर बन सकता है। सो हम्म। वहां पे आपको समहाउ सिंपलर सिस्टम्स ही खरीदने चाहिए। हम्म। वहां पे मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करके आपको वो वर्थ मिलेगा। लेकिन हम्म। अगर आपका डेफिनेटली अगर आप डेडिकेटेड रूम करने जा रहे हैं और उस रूम में ही आपको होम थिएटर चलाना है और एंटरटेनमेंट सिस्टम्स अगर आपको चलाने हैं, तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको कोई प्रोफेशनल कंपनी से ही बात करनी चाहिए सो दैट वो आपका काम ठीक से करें। क्योंकि वहाँ आप अपनी इंजीनियरिंग करेंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो ये जो साउंड इंजीनियर रहेंगे, ये कंपनीज ही प्रोवाइड करती हैं कि ये अलग से एक देख के रखना पड़ता नहीं, है? ये काफी सारी एजेंसीज होती हैं जो हम्म। प्रोफेशनल होम थिएटर्स में डील करते हैं। उनके हम्म। पास वो टूल्स होते हैं और उनके पास वो नॉलेज और एक्सपीरियंस होता है कि वो आपके होम थिएटर्स के लिए प्रॉपरली काम करके दे सके। अगर आप रिलायंस डिजिटल या क्रोमा में जाएंगे और आप उनको बोलेंगे कि मेरा पर्सनल रूम है जहाँ पे मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, हम्म। वो कर तो देंगे। पर जो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है उस रूम को प्रॉपरली ट्रीट करने के लिए, वो सारे पॉइंट्स को कवर नहीं करेंगे क्योंकि वो उनका जॉब नहीं है। करेक्ट, करेक्ट। ऑन एन एवरेज क्या एक्सपेंस आ जाता है घर को होम थिएटर, एक प्रॉपर रूम को होम थिएटर में कन्वर्ट करने के लिए? हाँ, 5 लाख से शुरू है। ऑल राइट। 5 लाख से 50 लाख, 1 करोड़ भी कम है। मैक्सिमम अपन ने कितना बड़ा किया है? मैक्सिमम, देखिए मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है। अब हम्म। डावर एंड विल्किंस करके कंपनी है, उनके सेटअप्स तो 50 लाख से ज्यादा का तो सिर्फ आपको हार्डवेयर ही पड़ेगा, मतलब ओह। वो इक्विपमेंट कॉस्ट।
फिर हम्म आप उस रूम में लगाएंगे तो उस रूम का भी एक्úस्टिक ट्रीटमेंट होगा, आप थोड़े रिक्लाइनर्स लगाएंगे। मतलब हम्म। वो उस ग्रेड का सिस्टम पे जाना चाह रहे हैं तो वो 1 करोड़ टच करेगा। और 1 करोड़ अगर सिर्फ कोई अगर होम थिएटर में लगा रहे हैं तो डेफिनेटली किसी विला में ही होगा जहाँ पे वो लगने जा रहा करेक्ट करेक्ट। है। तो उस ये के क्लाइंट्स भी होते हैं जो करते हैं एंड उनको हम्म वो चाहिए। एंड उसी हम्म होम थिएटर के साथ कनेक्टेड होता है उनका कोई पूल डेक या कोई हम्म रूफटॉप एरिया। हम्म एंड होम थिएटर से बाहर निकलते ही उनका रिक्रिएशनल स्पेस है, हम्म देन पूरे वो लाइफस्टाइल का पार्ट हो जाता है। हम्म। ऐसे लोग सिर्फ होम थिएटर नहीं करवाते हैं, वो अपने पूरे घर में होम ऑटोमेशन का सॉल्यूशन करवा देते हैं कि बेडरूम में मैं चाहूँ तो अलग म्यूजिक चल सके, फिर मैं बाहर आऊँ तो मैं यहाँ अलग म्यूजिक प्ले कर सकूँ, या मम्मी पापा का रूम है वहाँ पे हमें भजन चलाने हैं तो वो अपना भजन चला सके वहाँ पे। तो ये मल्टी कनेक्टेड मल्टी रूम ऑडियो सॉल्यूशंस भी आज की डेट में आ गए हैं, ऑल हम्म बिकॉज ऑफ कंज्यूमरिज्म ऑफ वेस्ट। वेस्ट उस स्टेज पे पहले ही आ चुका था बिकॉज ऑफ द वेल्थ दैट दे जनरेटेड। सो वहाँ पे लेजर और एंटरटेनमेंट को लेके रिक्वायरमेंट ज़्यादा रही हैं। हम्म हमारे यहाँ नो डाउट उसको फॉलो अप किया जा रहा है, बट इट बहुत बहुत जल्दी फॉलो अप किया जा रहा है बात ये। अडॉप्शन बहुत ज्यादा है। अडॉप्शन रेट काफ़ी ज़्यादा है एंड इसमें जिन्होंने फ्लैट्स ले रखे हैं शायद आगे जाके वो विला खरीदेंगे। अगर वो हम्म विला खरीदेंगे तो इस टाइप के सेटअप्स पे ज़रूर इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि यही पॉइंट मिसिंग रह जाएगा उनकी लाइफ का। करेक्ट। बिफोर आई मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में मैं ये एक और एडिशनल पूछना चाहता हूँ कि अगर सेटअप करा किसी ने तो वो हाँ कितना लंबा लाइफ एक्सपेक्ट कर सकता है, लुकिंग एट हम्म, अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट? क्योंकि जी ये तो इंटरनल वायरिंग रहेगी, हाँ फिर इसका लाइफ होना चाहिए, तो ये कितना जी लंबा जी। लाइफ होता है? देखिए वायरिंग का अगर डैमेज हुआ है तो वो तो थोड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन है। अदरवाइज मैंने तो ऐसे लोगों से भी मिला हूँ जिनके सेटअप 8 से 10 साल पुराने हो चुके हैं और वो आज भी अच्छे से काम कर रहे हैं। और वो इसीलिए बदलवाना चाह रहे हैं क्योंकि अब अगर उसमें कोई फॉल्ट आया तो मैं कुछ चेंज करा नहीं पाऊंगा क्योंकि वो मॉडल डिसकंटिन्यू हो गए हैं या कंपनी ने भी एज सच उस पर सर्विस बैकअप देना बंद कर दिया है। हम्म अदरवाइज वो सिस्टम आज भी अच्छे से काम कर रहे हैं। हम्म। तो 8 10 साल तो कहीं नहीं गए। पर अगर आप उस सिस्टम से अब्यूज पे आ जाते हैं कि उसी सिनेमा उसी सेटअप को आप उसकी कैपेसिटी से आगे चलाना चाह रहे हैं, पार्टीज भी करना चाह रहे हैं और आप उसे ओवर ड्राइव करेंगे तो सिस्टम जल्दी खराब होगा। गाड़ी की तरह है, कब तक आप टॉप स्पीड पे चलाओगे उसको। पिंक नॉइज सॉल्यूशंस किस में अपना फ्यूचर ज्यादा देखता है? देखिए पिंक नॉइस की तो धारा बनी हुई है, वो उसी डायरेक्शन में काम करते आ रहे हैं। पिंक नॉइस प्रोफेशनल्स एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है हम्म और हम डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए और अच्छे ब्रांड्स और अच्छे सॉल्यूशंस मार्केट में लाते रहेंगे। हम्म बात सिर्फ महंगे या सस्ते होने की नहीं है, हम्म बात यह है कि ऐसे सॉल्यूशन जिसमें मार्केट में गैप फील होता है कि हाँ इस टाइप के प्रोडक्ट्स की मार्केट में ज़रूरत है और आनी चाहिए। और ऐसी कोई कंपनीज हैं जो बना रही हैं और इंडिया में वो अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो हम उनको कांटेक्ट करते हैं या वो हमको कांटेक्ट करते हैं। कई हम्म बार ये होता है कि ऐसी कंपनीज हमको कांटेक्ट कर रही हैं जिसका ऑलरेडी पैरेलल ब्रांड हम इंडिया में कर रहे होते हैं, हम्म तो हम उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे ये सोच के हम कई बार मना भी कर देते हैं। हम्म और मार्केट में या वो जिस कैटेगरी में आना चाह रहे हैं वो ऑलरेडी बहुत क्राउडेड है, तो हम्म वहाँ पे जगह बनाना मुश्किल होगा। तो अननेसेसरी हम ऐसे कमिटमेंट्स या क्लेम्स क्यों करें कि हम इतना कर देंगे उतना कर देंगे, जबकि हम्म रियलिस्टिक फिगर्स कुछ और निकल के हम्म आएंगे। तो हम वो भी नहीं करना चाहते। तो इट्स अ हम्म बैलेंस ऑफ व्हाट द पब्लिक डिमांड्स एंड व्हाट वी कैन ऑफर। तो उसका बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। ओके। हम्म, नाउ कमिंग टू कंपनी अगेन। ये हाँ कंपनी बहुत यूनिक स्पेस में है, शुरू जी। कैसे हुई? मैं अपनी बात करूं तो मैं तो एयर कंडीशनिंग फील्ड में था, मैंने बीटेक करी है मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन से। उसका ऑडियो एंड ऑडियो विजुअल से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, ना मेरी पढ़ाई उस फील्ड में थी। मुझे पता भी नहीं था कि इस ग्रेड की इस फील्ड की कोई पढ़ाई भी होती है। एज सच एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये कोई हाईली रिकॉग्नाइज्ड फील्ड तो नहीं है। करेक्ट। तो कॉलेज के बाद मेरे को एयर कंडीशनिंग फील्ड में जॉब मिली। पर वहाँ से हमेशा मन में था कि हाँ ऑडियो की फील्ड में या म्यूजिक की फील्ड में मैं कहीं ना कहीं से जुड़े रहना चाहता हूँ। वो स्कूल टाइम से ही था मेरा, चाहे हम्म बचपन में ही हम अपने घर के ही स्टीरियो सेटअप वगैरह बनवाते थे हमारे पड़ोस वाले भैया से जो कैसेट्स के ज़मानों में गाने रिकॉर्ड करा करते थे। हम्म। तो वहां से वो जागा था कि हाँ ऐसा भी करके कुछ होता है, म्यूजिक और साउंड सिस्टम को लेके एक फैसिनेशन
मेरी टीनेज से ही बना हुआ था, मेरा भी और मेरे भाई का भी। अच्छा। तो हाँ, पर मेरा भाई तो उसमें ऐसे करियर परस्यू करने नहीं गया। पर हम्म। मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने एक शॉट लेना चाहा। तो मुझे हम्म। हिटाची से, जहाँ मैं सबसे पहले काम कर रहा था, वहाँ से निकल के मैं एक दूसरी कंपनी में गया जो ऑडियो विजुअल सर्विसेज का ही काम करती थी। तो हम्म। वहाँ से मेरी उस फील्ड में एंट्री हुई, मैंने डीजेइंग भी सीखी एकेडमी से, ताकि म्यूजिक से रिलेटेड मैं और जान सकूं, समझ सकूं डीजेइंग एज ए इंडस्ट्री को। हम्म। तो वो भी मैंने एक्चुअली करा। आप जिस टाइम की बात करो उस टाइम पे काफी वो हाइप भी पकड़ा हुआ था। हाँ, मतलब ये भी है डीजेइंग, कि ये मैं एक बात करूँ। आरजे और डीजे का उस टाइम काफी हाँ वो था। जी जी, क्योंकि हमारे लिए तो नया ही था, फैसिनेटिंग था कि हम्म। इतना कुछ हो सकता है इस फील्ड में भी। तो हम्म। डीजेइंग के जरिए मुझे लगा कि देखिए, एज सच मैं कभी इंस्ट्रूमेंट नहीं सीख पाया कोई। तो ये डीजेइंग समहाउ एक अपॉर्चुनिटी लगा कि हाँ, म्यूजिक से जुड़ा काम तो है। हम्म। उस तरह मैंने थोड़ा वहां से सीखा और प्रोफेशनल ऑडियो विजुअल डिवीजन में मैं आ गया। और फिर इस तरह करके मैं करता चला गया। फिर वहां से कुछ साल मैंने जॉब करी, सीखा, इंडस्ट्री को सीखा, प्रोडक्ट्स को सीखा। और धीरे धीरे करके एक अपॉर्चुनिटी आई कि हाँ, अपना कुछ शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह शुरू कर लिया बस, आई तो थिंक। पहला प्रोडक्ट और पहला क्लाइंट? पहले क्लाइंट दिल्ली के ही थे। वो एक लाउंज बार था, आज भी चल रहा है वो, अच्छा हम्म। कनॉट प्लेस का। तो वहां से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। मैं उनको तब से जानता था जब मैं जॉब कर रहा था। और जॉब करते करते तब तो उन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं दी। और जब मैंने जॉब छोड़ दिया और अपना शुरू करने के डिसीजन में आ गया, तब उन्होंने मुझे बुलाया कि बताओ क्या इसमें कुछ कर सकते हो क्या। तो हम्म। अब मैंने कहा बिल्कुल जी, आप मौका दें तो मैं ज़रूर करूँगा। तो उस तरह करके एक शुरुआत वहां से मिल गई। हम्म। उसकी देखा देखी रेफरेंसेस से और प्रोजेक्ट्स आने लगे और काम मिलता गया। और हम्म। इंडस्ट्री में कुछ लोग मेरे को जानते थे, जो कह रहे थे कि दिल्ली या नॉर्दर्न इंडिया बिजनेस में हम आपको सपोर्ट करेंगे अगर आप डीलर बनने के लिए तैयार हैं तो। तो ये जो पहला था ये हम किसी और का ही प्रोडक्ट किए थे ना? हाँ हाँ हाँ, वो तब हमारे पास इंटरनेशनल कोई ब्रांड? डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था। हाँ हाँ। हमने एज अ डीलर किसी हम्म। डिस्ट्रीब्यूटर से मटेरियल परचेज किया और अपने क्लाइंट को दिया। अच्छा। और उनका सर्विस बैकअप हम देख रहे थे। अच्छा। शुरुआत में तो हमने भी एज अ डीलर ही काम किया था। हम्म। तो इसमें क्या लाइटिंग सॉल्यूशंस भी इंक्लूड होते हैं हमारे साथ, कि वो दूसरी पार्टनर कंपनी करती है? लाइटिंग्स के मैंने कुछ ही करे, पर लाइटिंग का फील्ड थोड़ा सा अलग हो जाता है और हम्म। हमने अपना फोकस प्योरली ऑडियो पे ही रखा। क्योंकि हम्म। ऑडियो में ही अपने आप में देखा जाए तो बहुत वास्ट कैटेगरी है। हम्म। क- एक दिन हमें रिकॉर्डिंग स्टूडियो के इंजीनियर से बात करनी होती है, अगले दिन हमें गवर्नमेंट ऑफिस से बात करनी होती है, या किसी रेस्टोरेंट के ओनर से बात करनी होती है। तो हम्म। वाइड वेराइटी ऑफ क्लाइंटेल तो यहाँ ऑलरेडी है। हम्म। बट तो अगर इसलिए अपन हम। पर्टिकुलरली इवेंट की बात करें तो वहाँ हाँ लाइट और म्यूजिक तो पैरेलली चलता है। जी जी, सही तो बात ये कंपोनेंट्स क्या कंपैटिबल होते हैं आपस में, कि है। उनको करना पड़ता है अलग से? कुछ हद तक कंपैटिबल होते भी हैं और कुछ हद तक नहीं होते हैं, क्योंकि साउंड के लिए मिक्सर अलग होता है, लाइटिंग्स के लिए मिक्सर अलग होता है। ऑलराइट। वो दोनों आपस में सिंक करवाना चाहें तो कर सकते हैं, वरना कुछ जगहों पे जरूरत नहीं भी होती है इन चीज़ों की। पर हमने अच्छा। अपना फोकस हमेशा साउंड की एक्सपर्टीज में बनाए रखा कि साउंड से अच्छा। रिलेटेड काम है तो आप हमसे बात करिए, क्योंकि लाइटिंग भी थोड़ा बहुत प्रोडक्ट्स अलग हो जाते हैं, उसकी एक्सपर्टीज अलग हो जाती है। हम्म। तो ये कह सकते हैं कि वैसे लाइटिंग और ये इवेंट्स की बात करें तो ये पैरेलली ग्रो कर रहा है। जी जी जी। बिल्कुल हाँ, पैरेलल। मतलब ये है कि लाइट्स स्टेज पे जुड़ा हुआ है एंड हम्म। साउंड आपकी पूरी ऑडियंस के लिए है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हम्म, ऑलराइट। नाउ कमिंग टू द मिस्टेक्स दैट यू हैव मेड। आपने हाँ, 2014 में कंपनी चालू करी है, 2014 दिसंबर, यस। दिसंबर, और ऑलमोस्ट 10 साल होने वाले हैं अभी। हाँ 10 साल में 10,000 मिस्टेक्स करी होंगी। हाँ, वो तो है, एंडलेस लिस्ट है। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टॉप 5 मिस्टेक्स। अच्छा। लेट्स स्टार्ट हम्म, अंडरस्टैंडिंग बाय, सबसे पहला, पैसा समझ में आपको कब आया? पैसे के साथ आपने कितनी गलतियां करी हैं? देखिए मैं स्पेंड की पैसे। बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट हाँ हाँ, स्पेंड की। खर्चा गलत कर दिया। पैसे को लेके गलतियां तो आज भी हो जाती हैं। और ये लर्निंग प्रोसेस है। और क्या है ना कि जैसे, अगर कुछ गलतियों की बात करूं तो शुरुआत में देखिए, हमें बिजनेस सिखाने वाला कोई था नहीं। हम्म। एंड पैसे की डीलिंग को लेके भी कोई समझाने वाला था नहीं। हम्म। हमारा कोई मेंटोर नहीं था, और कोई हम ऐसे स्ट्रक्चर में काम नहीं कर रहे थे, जॉब नहीं कर रहे थे, जहाँ पे ये आने वाली सारी परेशानियां हमें नजर आए।
तो जब हम घुसे, हम एज अ बिजनेस ओनर लोगों से बात करने लगे, तो कुछ जगहों पे तो हम बहुत ज़्यादा लिबरल हो गए कि कोई बात नहीं सर, कर देंगे, आप बाद में दे देना। वो बात कभी आया ही नहीं। हम्म, या कई जगहों पे ऐसे हो गए कि हमने काम कर दिया पर उसके अगेंस्ट हमने चेक्स नहीं लिए, तो वो चेक्स कलेक्ट करना ही एक चैलेंज बन गया इन दी एंड। तो ऐसी गलतियां हुई हैं हमसे शुरू में। हमें अच्छे प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्चुअल वे में काम जो करने थे कुछ जगहों पे, वहाँ हमने नहीं करे, जिस वजह से हमने पैसे गंवाए भी। तो उससे हमने क्या ऐसा सीखा है जो अब हमेशा फॉलो करते हैं भले ही कुछ भी हो जाए? हाँ, मतलब ये है कि पेमेंट टर्म्स को लेके या आपके डिलीवरेबल्स क्या रहेंगे, जितना हो सके आप उस पर स्टिक करिए। एंड शुरुआत में बुरा बनना काम हो जाने के बाद बुरा बनने से ज़्यादा अच्छा है। करेक्ट, करेक्ट। और उस समय क्लाइंट भी फिर आपको रिस्पेक्ट देता है कि चलो ठीक है, आपने क्लियरली अपनी बात रखी है। क्योंकि बाद में काम हो जाने के बाद फिर आप क्लाइंट के भरोसे हो, उनकी दया पर हो। कुछ हम्म, अच्छे लोग भी होते हैं और कुछ खराब लोग भी होते हैं। आपको नहीं पता कौन कैसा निकल के आएगा। क्योंकि हम्म, शुरुआत में तो आप चाहते हो कि क्लाइंट हमसे जुड़े और हमको काम दे, क्योंकि आप जानते हो मार्केट में कंपटीशन भी है, और आप कोई बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं हो जब आपने नया नया शुरू किया है। आपसे हम्म। लोग बात कर रहे हैं और आपको काम देना चाह रहे हैं, उस चीज के लिए आप सब कुछ करने को तैयार हो। करेक्ट। क्योंकि आप लेट हो, आप अभी आए हो। ऐसी कंपनीज ऑलरेडी हैं जो 10 साल से काम कर रही हैं, आपने तो कल शुरू किया है। हम्म, सो उनकी प्रेफरेंस तो वो होती है, उनके पास कई क्लाइंटेल है, उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास स्टाफ बड़ा है, उनके पास टीम बड़ी है। और हम्म, आप तो नया नया आपने शुरू किया है, तो क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो अपनी जगह सही है कि उसके लिए ज्यादा बड़ा रिस्क है आपके साथ डील करना। तो वो हम्म। कोशिश करते हैं कि बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो मेरे साथ बना रहे एज अ क्लाइंट। और उस केस में ही एक बहुत ही फाइन बैलेंस है जो आपको करेक्ट, बनाना है कि क्लाइंट के लिए आप ईगोइस्टिक भी ना लगो कि आप अपनी चलाने पे आ गए हो। करेक्ट। क्लाइंट आपको मिस आपकी कंडीशंस, क्योंकि आपने स्ट्रिक्ट कंडीशंस नहीं रखी है, उस वजह से क्लाइंट आपको मिसयूज भी ना करे। हम्म, तो ये कुछ चीजें गलतियां हुई, कुछ चीजें ठीक हुई। धीरे हम्म, धीरे करके समझ आता गया और एक पैटर्न नजर आता गया कि हम्म, कहाँ कहाँ हम बार बार पैसा लूज कर रहे हैं या गलतियां कर रहे हैं। कि कमिटमेंट आपने टाइमली नहीं करी, तो वो एक प्रॉब्लम है जिस वजह से आपकी पेमेंट डिले हो जा रही है। या आपने उसको करेक्टली टाइम नहीं करा, या आपने बहुत पहले ही सामान मंगवा लिया और अभी उनको ज़रूरत नहीं है, तो आप होल्ड करके बैठे हो, आपका पैसा ब्लॉक हो रहा है। सो पूरा जो बिजनेस है, एंटरप्रेन्योरशिप है, ये बैलेंस है हर चीज़ का। क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप का बैलेंस, स्टाफ के स्टाफ की सेटिस्फैक्शन का बैलेंस, ऑफिस के कल्चर का बैलेंस, पैसे इनवर्ड और मनी आउटवर्ड का बैलेंस, हर चीज़ एक बैलेंस है। हम्म। आप जितना अच्छा बैलेंस क्रिएट कर पा रहे हैं, उतना अच्छा कैश फ्लो मेंटेन रहेगा। और कैश फ्लो मेंटेन रहेगा तो ही बिजनेस आगे चलेगा। करेक्ट। हम्म, जब हम हायरिंग की बात करते हैं जी। तो गलत हायरिंग तो डेफिनेट होगी, मैं इस पे बेट कर सकता हूँ। हाँ, डेफिनेटली, और तो वो ये पार्ट ऑफ। पार्ट ऑफ बिजनेस होता है। आई हैव जी, बीन थ्रू दैट, एवरी फाउंडर हैज बीन थ्रू एग्जैक्टली, दैट। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। गलत हायरिंग के लिए अभी आपका क्या प्रोसीजर रहता है? हाउ डू यू अवॉइड रॉन्ग हायरिंग? हाँ, अब रॉन्ग हायरिंग में ये होता है कि रॉन्ग हायरिंग दोनों कारणों से होती है। एक तो ये कि या तो जो कैंडिडेट है वो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे और आपके जॉब डिस्क्रिप्शन या कंपनी प्रोफाइल से कुछ और झलक रहा था, और वो कुछ और एक्सपेक्ट करते हुए आए। तो जब उन्होंने ज्वाइन करा तो उनको लगा मैं तो कुछ और काम समझ रहा था, यहाँ तो कुछ और काम निकला। ये पहला एक डिफरेंशिएटर बन जाता है। सेकंड डिफरेंशिएटर ये है कि आपने उनका थॉरो फीडबैक चेक नहीं करा। क्योंकि इंटरव्यूज में तो हर कोई, एवरीबडी वांट्स टू इम्प्रेस यू। तो वो तो अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखते हैं वो, और उस केस में जो सच नहीं भी है उसे भी वो एक्सेप्ट करते हैं। तो अपने में ज्यादा ब्लू कॉलर एम्प्लॉय ज्यादा लगते हैं कि वाइट कॉलर ज्यादा लगते हैं? नहीं, दोनों ही है, दोनों ही है। कुछ का ग्रेड है प्योरली टेक्नीशियन लेवल पे, तो है वो ना, तो जो हम फील्ड। रेगुलर हाँ, पोर्टल से नहीं हायर कर सकते? जी। नौकरी.com से या लिंक्डइन से नहीं हाँ, हायरिंग हो हाँ, सकती उनकी? तो हाँ। उनको कैसे, हाउ डू यू अट्रैक्ट देम? उनको रेफरेंसेस से आते हैं। हम्म, एंड कुछ थोड़े लो प्रोफाइल जॉब्स के लिए भी आजकल तो पोर्टल्स आ ही गए हैं, हम्म, के थ्रू कांटेक्ट करते हैं। कोई हमारी बल्क हायरिंग नहीं होती है हम्म, लॉजिस्टिक्स कंपनी की तरह या आईटी कंपनीज की तरह। हम्म, हमारी हायरिंग लाइक महीने 2 महीने में एक या दो हायरिंग आ जाती है। इतना हम्म, ही होता है, क्योंकि उसी में स्विच ओवर होते रहते हैं। बिकॉज हम्म, हमारा मेजर
जो रेवेन्यू जनरेशन है वो प्रोडक्ट है, सर्विसेज नहीं है। क्योंकि यहाँ से हमारे गोडाउन से मटेरियल निकला तो ही हमें पैसा मिल रहा है। हम्म। हम सर्विसेज के थ्रू पैसा नहीं कमा रहे हैं। हम्म। सो हमारा स्टाफ इंटेंसिव वर्क नहीं है। हम्म। बट फिर भी जो मिनिमम आपको स्टाफ मेंटेन करना है फॉर हम्म। फॉर द स्मूथ प्रोपगेशन ऑफ वर्क, उसके लिए हमें टीम मेंटेन करनी पड़ती है। हम्म। क्योंकि इन ब्रांड्स के लिए आपको टेक्निकल टीम भी होल्ड करके रखनी है, जो हम्म। नॉलेजेबल हो, समझते हो, हम्म। क्लाइंट को अच्छे से गाइड कर सके, समझा सकें, हमारे हम्म। डीलर्स को सपोर्ट कर सकें उनके प्रोजेक्ट्स के लिए। हम्म। तो वो टीम हमें मेंटेन करनी है, स्टाफ और अकाउंटिंग की टीम, मार्केटिंग की टीम, ये हम्म। सारी चीज़ें हमें मेंटेन करके रखनी होती है। हम्म। सो उन चीज़ों को ही काम कर रहे हैं, उसमें देखिए रॉन्ग हायरिंग के चांस तो हमेशा बने रहेंगे। हम्म। कई बार तो ऐसा हुआ कि 3-3 महीने हमने चेक करा एम्प्लॉय को, 2-3 जगहों से क्रॉस रेफरेंसेस भी लिए, हम्म। कुछ टास्क भी दिए, वो वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर गए, पर हम्म। ज्वाइन करने के 2-3 महीने बाद ही वो सीधा टैंक कर गए। हम्म। तो हमें भी नहीं समझ आया और इवेंचुअली हमने उनको बोला कि यार इस तरह तो नहीं चल पाएगा। और मैं कुछ एक ऐसे थे जिनसे हमें उम्मीद नहीं थी, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर गए। यू नेवर हम्म, नो। मैं एक फिलोसफी में बिलीव करता हूँ, आप बताइए क्या आप भी उस पर बिलीव करते हैं? मैं मानता हूँ हायर स्लो फायर फास्ट। वहाँ यस, इमोशन नहीं रखना। यस, एब्सोल्युटली। क्योंकि वहां पे आप इमोशनल हो गए ना, तो आप इन द एंड आप अपना नुकसान ब्रांड के कर साथ रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। हाँ, उनकी नौकरी बचाने के चक्कर में आप हम्म। अपना पैसा लूज कर रहे हैं, उसका कोई करेक्ट। फायदा नहीं। और करेक्ट। इंडिया कोई ऐसी कंट्री नहीं है यूरोप की तरह या जापान की तरह कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत कम निकल रही हैं, ऐसा नहीं है। हम्म। ये ग्रोइंग कंट्री है, यहाँ पे हर फील्ड में, हर सेगमेंट में, हर स्केल पे नई जॉब्स रोज निकल रही हैं। हम्म। तो इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है कि अरे बेचारा कहाँ जाएगा, अरे वो अच्छी जगह ही जाएगा, डोंट वरी। आपके लिए प्रॉफिटेबल है उसको रखना तो आप रखो, आपके लिए नहीं है प्रॉफिटेबल तो मत रखो, सिंपल सी बात है। हाँ, करेक्ट। फेयर करेक्ट। प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए हम्म। कि आपने सडनली कर दिया या फॉल्स टारगेट्स का जानबूझ के आपने दे दिए सो दैट वो परेशान होके चला जाए। मेरे ख्याल हम्म। से वो नहीं करना चाहिए। कितनी हायरिंग के साथ के बाद आपको लगता है कि एक एचआर डेडिकेटेड होना चाहिए किसी भी कंपनी में, या आपके पास है तो आपने कब रखा? नहीं, एज सच हमारे पास कोई डेडिकेटेड एचआर नहीं है। हम्म। क्योंकि सबके सॉर्ट ऑफ टीम हेड्स हैं। हम्म। सो वो अपने टीम हेड्स के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, हम्म। रादर देन कोई एचआर जो उनको हफ्ते में एक बार मिल रहा है। हम्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो टीम हेड्स के साथ सारे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, चाहे पर्सनल हो, चाहे पैसों का प्रॉब्लम हो, या ऑफिस में अपनी परफॉर्मेंस को लेके जो भी मैटर हो। सो उनके थ्रू तो हमें खबर मिल जाती है, या उनके थ्रू हमें एक वाइब आ जाती है कि कौन क्या सोच रहा है या कहाँ परेशान हो रहा है। तो ऐसा अभी तक तो मुझे तो नहीं लगा कि हमें डेडिकेटेड एचआर की टीम चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, 50 से ज़्यादा का अगर आपका स्टाफ हो रहा है, हम्म। तो अपने ही उस स्टाफ को उस चीज में उलझाए रखना जो हम्म। अपनी टीम को ही मैनेज करता रहे, उससे अच्छा है कि आप एक एचआर टीम को रखना शुरू करें, सो दैट वो टीम इन कामों में ना उलझी रहे। हम्म। आई थिंक वहां पे जाके आपको कॉस्ट एनालिसिस सूट करेगा। करेक्ट। इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि अपने पास एचआर नहीं है हाँ, तो आप पॉलिसी कैसे इंश्योर करते हो? हायरिंग के लिए जितनी पॉलिसीज रहती हैं, जी, जी, ये कैसे मेंटेन करते हैं? जी, कुछ तो देखिए पीएफ फ्रेमवर्क्स। ईपीएफ हाँ, सब। कुछ तो फ्रेमवर्क्स पहले से ही बने हुए हैं। जो हम्म। हमारे अकाउंट्स एंड एडमिन टीम है वो कॉमन टीम है। हम्म। तो वो लोग पहले से ही जो लेड आउट हैं रूल्स एंड पॉलिसीज, वो उनको बताते हैं, उनसे उनको एक्सप्लेन करते हैं और साइन अप करवाते हैं। तो उसमें लीव्स की पॉलिसी हो गई, या आउट स्टेशन ट्रैवल की पॉलिसीज हो गई। और ये अ, सब आपने सालों साल बैठ के बनाए हाँ, हैं, ओवर द इवॉल्व। टाइम हमने बनाए, हम्म। उसको इम्प्रूव करे। या इवन सिंपल से वाउचर्स की बात है, हम्म। अगर कोई अपने व्हीकल से मीटिंग में जा रहा है तो उसको एक वाउचर, उसका क्लेम मिलना चाहिए, क्योंकि हम्म। वो अपना खर्चा करके अपने पेट्रोल भरवा के जा रहा है। तो हम्म। उसको लेके भी था, कभी 3 रुपए 4 रुपए पर किलोमीटर था, आज 8 रुपए है। हम्म। तो क्यों उनका खर्चा ना पड़े? तो इन हम्म। सब की पॉलिसीज में भी चेंज आता है। हम्म। होटल की पॉलिसी है कि अगर आपको अचानक से जाना पड़ रहा है और आपको इन दी एंड होटल तो करना पड़ेगा, तो उसकी भी पॉलिसी है कि हाँ, इस ग्रेड तक के आप होटल्स कर सकते हो, इतना फूड मील्स आप ले सकते हो। हाँ, हम्म। ये कि वो खर्चा कर सकते हैं, बट हम्म। देयर हैव टू बी अ रीजनिंग कि हम्म। अगर आपने खर्चा कर दिया,
और उसके हुँ, बाद आप वाउचर क्लेम करने के लिए आ रहे हैं तो ऑफ हुँ, कोर्स डिपार्टमेंट हेड के पास वो फाइल जाएगी। अगर हुँ, उनको कुछ इशू है तो वो बात कर सकते हैं उस चीज़ को क्रॉस चेक लेकर। होएगा। हाँ, मेरे पास आता है साइन अप के लिए हर हफ्ते टीम की तरफ से वाउचर्स का, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैं उनको काम दे रहा हूँ कि आपको ये काम के लिए वहां जाना है या ये काम के हुँ, लिए वहां जाना है। एंड आई नो कि वहां जाके उनको ये खर्चा आ जाएगा हुँ, हुँ, अचानक से, या अचानक से रातों रात कैब में जाना पड़ा एंड सरचार्ज लग गया क्योंकि मेट्रो थी नहीं, रात को जाना पड़ा या रात को वापस आना पड़ा और हुँ, कैब में लग गए 1200 रुपये गुड़गांव से हुँ, वापस आने में। हुँ, हुँ, सो देखा जाए तो अकाउंट्स टीम के लिए तो ये अनएक्सेप्टेबल है कि आप हुँ, गुड़गांव से दिल्ली आने का 1200 रुपये चार्ज कर रहे हो। बट वो हुँ, फाइल मेरे पास आती है एंड देन आई फाइंड आउट द स्टोरी बिहाइंड दिस। एंड अगर हुँ, फिर मुझे वो जस्टिफाइड लगता है तो मैं उसको ओके करता हूँ। ऑलराइट। हम्म, एंड पर्सनल वेल्थ बिल्डिंग में जो शुरू में आपने गलतियां करी होंगी, हाँ कंपनी के पास आ रहा है पर मेरे पास नहीं आ रहा है, हाँ, ऐसी सबसे बड़ी कौन सी एक मिस्टेक करी है जिसने आपको सबसे ज्यादा ड्रेन किया है फाइनेंशियली? राइट। देखिए हमारी ना एक कॉमन माइंडसेट है और शायद ज़्यादातर लोग, क्योंकि अ, एक हमारे यहाँ तो पूरे भारत में ही मिडिल क्लास का सबसे बड़ा पॉपुलेशन है। सो वो उस फ्रेमवर्क से ही आए हैं कि भाई पहले स्टाफ का और पहले ऑफिस का खर्चा मेंटेन करो। हम्म। अपना तो आपकी तो बने ही बिजनेसमैन इसलिए हो कि आप सैक्रिफाइस कर सको। डिट्टो सबका है ये तो। हाँ, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होता इन दी एंड, करेक्ट। क्योंकि आपको भी घर चलाना है ना, आपके भी तो अपने खर्चे हैं। हम्म, आप उसको अवॉइडेबल खर्चों में डाल दोगे तो वो कभी फिक्स्ड खर्चों में आएगा ही नहीं, और वो हम्म, कंपनी के खर्चों में कभी आएगा ही नहीं, और आप हमेशा ड्रेन्ड फील करोगे। हम्म, क्योंकि काम का पैसा सबको मिलना चाहिए, चाहे आप फाउंडर ही क्यों ना, करेक्ट। और वो एक लेजिटिमेट मनी होना चाहिए। कि हाँ, एज अ बात ये नहीं है कि आपकी कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़ है और आपका अपना पैकेज 25 लाख का है, हम्म, वो जस्टिफाई भी नहीं करता। हम्म, पर ये है कि हाँ, आप जिस ग्रेड की या जिस स्केल की कंपनी हो, उस स्केल के अकॉर्डिंग उस जगह पे सीईओ की या टॉप मैनेजमेंट टीम की क्या सैलरीज होनी चाहिए या क्या पर्क्स होने चाहिए, आप उसका एक मार्केट आइडिया लेके या कंसल्ट करके आप उसको फॉलो करने की कोशिश करो एंड लेट द कंपनी पे दिस। एंड ट्रू, आप उसके लिए काम करो कि वो सैलरी इंक्लूडिंग योर्स, वो इंक्लूडेड है कंपनी के खर्चों में, और आप उस पर स्टिक करिए। ट्रू। सो कमिंग। ये हमने काफी टाइम तक हम इसको अवॉइड करते रहे कि हमारा खर्चा तो कोई तीनों, बात नहीं। तीनों। हाँ, तीनों ही, हम तीनों ही। और इन द एंड उसका कोई फायदा नहीं हुआ। हम बहुत पहले ही अगर उस पर स्टिक कर जाते तो शायद हमने और अच्छा वेल्थ जनरेशन अपने लिए कर लिया होता जितना आज की डेट में है। नाउ कमिंग टू प्राइस। हम्म। आपने XYZ कंपनी से इंपोर्ट किया प्रोडक्ट। जी। हम्म। ये इंपोर्ट किया आपने क्रेडिट लाइन पे इंपोर्ट किया कि अपफ्रंट पेमेंट करके किया? अ, शुरुआत में तो सबका अपफ्रंट ही होता है। हाँ। ऑफ कोर्स, वो आपको क्रेडिट क्यों देंगे। हम्म, फिर धीरे धीरे जब आपकी केस हिस्ट्री बनती चली जाती है तो कुछ केसेस में या कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स के लिए आपको क्रेडिट फैसिलिटी ओपन हो जाती है। हम्म, उसके लिए फिर आपको भी अपना बैंकिंग स्टेटमेंट्स और टर्नओवर डॉक्यूमेंट्स, जो भी उनके क्रेडिबिलिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए जो आपको सबमिट करना होता है, हम्म, वो भी आप उनको भेजते हैं सो दैट वो एक वेरीफाई कर सके। कुछ हम्म, कंपनीज ऐसी हैं जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उनके पास इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स हैं हम्म, जो इस चीज को मॉनिटर करते हैं कि इनका क्रेडिट लिमिट कितना होना चाहिए। जस्ट हम्म, लाइक ए क्रेडिट कार्ड, कि हम्म, आपकी बेस्ड ऑन फाइनेंशियल, आपके पैन कार्ड के अकॉर्डिंग आपको कितना वैल्यू का क्रेडिट कार्ड मिलना चाहिए। हम्म, उसी तरह की कंसल्टेंसी सर्विसेज भी हैं जो हम्म, कंपनीज के लिए ऑफर करती हैं कि ये पर्टिकुलर वेंडर को आप कितना क्रेडिट लिमिट ऑफर कर सकते हैं। हम्म, हम्म, तो उस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। कुछ में हम्म, है, कुछ में आज भी अपफ्रंट ही है, सालों हो गए, क्योंकि उनकी पॉलिसी नहीं है क्रेडिट देने की, तो वो नहीं हम्म, देते हैं। हम्म, और जिनकी पॉलिसी में है, वो धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है तो वो देने हम्म, लग जाते हैं। हम्म। हम क्रेडिट अगर एक ही पेज पे हैं तो वो आपको माल पहुंचा देते हैं, हम्म। उसके बाद जब आप बेचेंगे तब उनको आप पेमेंट करेंगे, नहीं, करेक्ट? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। वो पर्टिकुलर डेज फिक्स्ड है। अच्छा। मटेरियल उनके स्टोर से निकल गया हम्म, और वो मीटर शुरू हो गया। हम्म, अब आपके पास पहुंचने में कभी कभी 1 महीना भी लग सकता है, कभी कभी, क्योंकि कई बार हम शिपमेंट्स बाय एयर मंगवाते हैं तो हम्म, वो 2 हफ्तों में भी आ जाती है, 3 हफ्तों में भी आ जाती है। कई बार बाय सी मंगवाते हैं तो 45 डेज 60 डेज भी लग जाता है। तो कई बार तो ऐसा होता है कि क्रेडिट तो हमें मिला, हम्म। पर वो हम तक, हमारे गोडाउन तक आने से पहले ही क्रेडिट डेट ओवर हो गई। एग्जॉस्ट हो गई।
तो वैसा भी रहता है। तो मान लेते हैं आपने 100 रुपए में एक प्रोडक्ट लिया हाँ बाहर से, जी। उसको हम कितना मार्कअप करते हैं? देखिए सबका अलग है। हम्म। जैसे और किस बेसिस पे डिपेंड, करते हैं? हाँ, डिपेंड करता है कि उस प्रोडक्ट का आज की डेट में मार्केट में क्या प्राइस पे कस्टमर्स खरीद रहे हैं, या उस स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट का क्या प्राइस मार्केट में चल रहा है। हम्म। उसके बेसिस पे आप एक अपना मार्जिन्स कैलकुलेट करते हो कि ये प्रोडक्ट अगर इतने में मुझे कंपनी ट्रांसफर कर रही है, देन आपके ओवरहेड्स हैं, उसका मंगवाने का फ्रेट का कॉस्ट है, तो आपको एक लैंडिंग कॉस्ट अपने गोडाउन तक का कैलकुलेट करना पड़ता है। हम्म। उसमें इंपोर्ट ड्यूटीज भी इन्वॉल्व है, बैंक चार्जेस भी इन्वॉल्व है। वो हम्म। सारे के बाद और फिर आप देखते हो कि कितना गैप आ रहा है बेस्ड ऑन द करंट मार्केट प्राइसेस, कि उस हम्म। ग्रेड के प्रोडक्ट का मार्केट में क्या चल रहा है। हम्म। अब या तो ये तरीका है कि अगर वो आपको सूट करता है तो आप ओके बोलो, और अगर आपको नहीं सूट करता है तो आप कंपनी से एक बल्क ऑर्डर की बात करो कि भाई मुझे थोड़ा और मार्जिन इसमें निकालना है, हम्म। तो या तो हम बल्क ऑर्डर की बात करें कि हमें इतना डिस्काउंट मिल जाए, या आपकी अच्छी नेगोशिएशन है तो आप उनको जस्टिफाई कर सकते हो कि भाई हम्म। आप एंट्री करना चाह रहे हो इंडियन मार्केट पे, और एक ये कॉस्ट कॉन्शियस मार्केट रही है हमेशा से, क्योंकि हम्म। प्रोडक्ट इंपोर्ट होके आ रहा है, बहुत सारी हम्म। लेयर्स हैं कॉस्ट में। सो अगर आपको अपने पैर जमाने हैं तो कुछ हद तक आपको भी थोड़ा सपोर्ट करना होगा इन टर्म्स ऑफ हम्म। प्राइसेस। हम्म। तो उस बेसिस पे भी वो अपने कंपटीशन को ध्यान में रखते कि फॉर एग्जांपल कोई नीदरलैंड्स की कंपनी है हम्म। और कोई ब्रिटिश कंपनी ऑलरेडी यहाँ फेमस है उस हम्म। ग्रेड में, और हम्म। वो कंपनी आके अपने पैर जमाना चाहती है, तो वो उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स से लिए हुए प्राइजेस, मार्केट प्राइजेस को रेफरेंस लेके कई हम्म। बार कॉम्पीट करने के लिए भी अच्छे प्राइजेस इंडिया में ऑफर करते हैं। हम्म। मैं एक कंपनी के साथ डील कर रहा था, पोलिश कंपनी थी, लोटोस करके, जी ऑटोमोबाइल लुब्रिकेंट्स की कंपनी है। जी। हाँ मेरा एक्सपीरियंस ये रहा था कि उन लोगों का माइंडसेट टुवर्ड्स मनी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आर्स। हम्म। मार्जिन को लेकर के हाँ स्पेसिफिकली वो लोग हाँ। मान के चलते हैं कि मार्जिन मिलेगा ही, हम्म। और हम लोग मार्जिन पे लड़ रहे होते हैं जी। ज्यादा। हाँ। तो ये माइंडसेट का क्लैश जब होता है वहां की हम्म। क्लाइंट कंपनी से और आपसे, ये फिर हाँ आप कैसे बैलेंस आउट करते हो? हाँ, इसका सिंपल तरीका है कि देखिए ये प्रोडक्ट इस सेगमेंट में फॉल करता है, हम्म। इस सेगमेंट में कॉम्पिटिटर्स के ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, हम्म। उसका हम प्रूफ भी सबमिट करते हैं कि ये प्रोडक्ट इस प्राइस पे आ रहा है या इस प्राइस पे डीलर्स को मिल रहा है। अब वही डीलर वाई ब्रांड का प्रोडक्ट तो लेने को तैयार है क्योंकि वो हम्म। प्रोडक्ट एस्टैब्लिश्ड भी है, वो ब्रांड एस्टैब्लिश्ड है। अब आप एक दूसरा ब्रांड लेके आए हो, अब वो डीलर को या तो आप उससे बेटर प्राइस में ऑफर करो या आप बेटर मार्जिन ऑफर करो, हम्म। है हम्म। ना। अब या अगर आपका प्रोडक्ट का प्राइस ही ज्यादा हो जाएगा तो आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। तो हम्म। आप क्योंकि मार्केट में प्रोडक्ट तो उस ग्रेड का उस प्राइस पे ही आना चाहिए, आप उसको हम्म। छेड़ नहीं सकते। हम्म। तो ये सारी चीज़ों का जब डिस्कशन होता है तब कुछ केसेस में कंपनीज मानती भी हैं और कुछ केसेस में कंपनीज नहीं मानती हैं। हम्म। उस केस में क्या होता है कि फिर हम रेट अगर हम मैच नहीं कर सकते तो या तो फिर हम उसमें जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं हम उसको लेके आते हैं, सो दैट एक रेट डिफरेंस को जस्टिफाई किया जा सके हम्म। कि हम एक हायर ग्रेड का प्रोडक्ट लेके आए हैं और उसमें एक प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, और हम्म। उसकी उस हिसाब से मार्केटिंग कॉस्ट में वो रिकवर किया जाता है। हम्म। तो ये वन साइज फिट्स ऑल तो कभी नहीं बन पाता, हम्म। बट ये है कि हाँ इसमें कई सारे तरीके हैं, कई सारे तरीकों से आप कंपनी से बात कर सकते हो। प्राइसिंग में मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर एक्सक्लूसिव राइट किसी ब्रांड के नहीं है आपके हाँ पास, कॉमन हाँ ब्रांड है, जी। उसमें प्राइस वॉर हो रहा है। एब्सोल्युटली। अब वो प्राइस वॉर में हम डोमिनेट कैसे करते हैं? क्या हम अंडर कटिंग करते हैं ज़्यादा, कि हम स्टिक करते हैं, और उसके पीछे फिलोसफी क्या है आपकी? हाँ, अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई ऐसा ब्रांड होता जिसके इंडिया में 4 डिस्ट्रीब्यूटर है चारों रीजन में, नॉर्थ हम्म। वेस्ट ईस्ट और साउथ, सबके पास वही प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन, है ना। हम्म। एमआरपी तो फिक्स है, एमआरपी हम्म। पे डिस्काउंट भी ऑलमोस्ट फिक्स ही है कि इतना ही ऑफर करोगे। हम्म। उस केस में कंपनीज ही डिक्टेट कर रही होती है कि आप इससे लोअर प्राइस पे नहीं बेच सकते। करेक्ट। अगर कंपनी मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर्स इंडिया में बना रही है, देन हम्म। इट्स देयर जॉब टू इंश्योर कि डीलर्स आपस में फाइट ना करें, हम्म। वरना किसी को पैसा नहीं बनेगा एंड एवरीबॉडी विल लूज इंटरेस्ट। हम्म। ये बात कंपनीज को भी पता होती है। हम्म। तो उस केस में अब फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट है हम्म। एंड मुझे 70 रुपीज़ का आ रहा है, एंड मैं हम्म। 90 रुपीज़ से नीचे उसे बिल नहीं कर सकता, सो हम्म। इवेंचुअली आई कैन ओनली अर्न 20 रुपीज़ पर हम्म। प्रोडक्ट। हम्म। उसमें कोई फेरबदल नहीं है। हम्म। मैं 90 से ऊपर बेचना चाहूंगा तो नहीं बिकेगा क्योंकि कोई और तो 90 में बेच ही रहा है। करेक्ट।
तो मेरे पास आपके चांसेस है। क्लाइंट्स मतलब मल्टीपल वेंडर्स के पास जाते हैं बिफोर हाँ, कमिंग टू यू, कि हाँ, एग्जैक्टली। इम्पल्सिव परचेज नहीं है, ये बहुत रैशनल परचेज है? बहुत, हाँ, उसमें दो कारण है। एक तो ये कि हमारे प्रोडक्ट टेक्निकल प्रोडक्ट है, ये अप्लायंस नहीं है। हम्म। इसमें सिर्फ प्रोडक्ट की सेल प्रोडक्ट के लिए नहीं है। वो हम्म। कंपनी कौन है जो उसको बैकअप देगी, कंपनी कौन है जो इंस्टॉल करके दे रही है, कंपनी लोकली अवेलेबल है कि नहीं, प्रॉम्प्ट है कि नहीं, इन सब चीज़ों के तो वो भी एक फैक्टर थोड़े तो बहुत बन जाते हैं अपार्ट हम्म। फ्रॉम प्रोडक्ट। पर अगर मैं सब कुछ इवन मान लूँ कि सब कुछ बराबर है, प्रोडक्ट भी बराबर है, चारों डिस्ट्रीब्यूटर्स का स्केल बराबर है, सर्विस ऑफरिंग में भी वो आइडेंटिकल है, जो बाकी कमिट कर रहे हैं वही मैं भी कमिट कर रहा हूँ, सब बराबर है, सो इवेंचुअली मेरे पास 20 रुपीज ही अर्न करने का चांस है। तो मैं करेक्ट। क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मेरे नेटवर्क बड़ा हो सके, सो हम्म। दैट 20 रुपीज अर्न करने के मेरे ज्यादा क्लाइंट बने। उस चीज में जो ज्यादा अच्छा करेगा उसके उतने ज्यादा नंबर्स अचीव होंगे। यही है। इसमें हमारे आफ्टर सेल सर्विसेज इंक्लूड होती हैं? जी, ऑफ कोर्स। तो ज़्यादा मार्जिन आफ्टर सेल्स में है कि फर्स्ट सेल में है? नहीं, फर्स्ट सेल में ही है। कोशिश तो आपको यही करनी होती है कि प्रोडक्ट अगर आपने लगाया है तो उसमें फॉल्ट ना आए, उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ना ही है। बिकॉज क्योंकि सर्विस के लिए अगर आपको पार्ट्स भी मंगाने हैं ना तो वो भी इम्पोर्ट ही होते हैं। हम्म। अब उस केस में कस्टमर को तो फ्री सर्विस चाहिए बिकॉज वारंटी में। हम्म। लेकिन वो पार्ट्स अगर कंपनी फ्री में दे भी रही है मेरे को, हम्म। द रिप्लेसमेंट यूनिट या फॉल्टी प्रोडक्ट के तौर पे, हम्म। उस पार्ट को मंगवाने का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसकी हम्म। बैंकिंग चार्जेस, उसके हैंडलिंग चार्जेस, ये तो मेरा कॉस्ट लग ही रहा है। हम्म। भले ही इवेंचुअली मुझे अपने कस्टमर को फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देनी है। हम्म। सो हमारी तो कोशिश यही रहती है कि कम से कम सर्विस से रिलेटेड इश्यूज आए, पर फिर भी हमें करना ही पड़ता है। करेक्ट। इस फील्ड में सिर्फ हमारे साथ नहीं है, ओवरऑल सभी के साथ है। जो भी इंपोर्टेड ग्रेड ऑफ प्रोडक्ट्स में कर रहे होते हैं हम्म। उनके लिए सर्विस पार्ट्स भी मेंटेन करना, वो भी उनको इंपोर्ट ही करना पड़ता है, और हम्म। वो उनको महंगा ही पड़ता है। हम्म। इवेंचुअली फिर कस्टमर्स को या तो अगर आप बिल करोगे सर्विस रिपेयर का तो तो बहुत, एक्सपोनेंशियल जाएगा। हाँ, बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो जाती है। और वो कुछ हम्म। हद तक मुझे भी सही नहीं लगता। हम्म। 100 रुपए का प्रोडक्ट है, कुछ खराब हो गया तो 40 रुपए का रिपेयर का बिल आ रहा है। हम्म। इतना भी नहीं होना चाहिए। फॉर पर बहुत एग्जांपल, सारे कोई में एक होता ब्रांड है, जैसे फोकस की बात करी आपने। है। हाँ, उसका कोई ब्रांड प्रेजेंस मान लेते हैं अभी इंडिया में हाँ, नहीं है, फॉर जस्ट फॉर हाँ, एग्जांपल से। हाँ, अब उसका एएमसी अगर आप ऑफर करते हैं जी। उसके प्रोडक्ट्स का, हम्म। तो वो एएमसी की फुलफिलमेंट कौन करता है फिर? वो ब्रांड करता है, आप करते हैं, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर की डीलर करता है? जो ब्रांड हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम्म। मैं उनका बता सकता हूँ कि उनके स्पेयर पार्ट्स भी इंपोर्ट करने का राइट हमारे पास अच्छा। है। हाँ, ओके। तो वो किसी और को नहीं देंगे। तो और हम जब डिस्ट्रीब्यूटर, हाँ, एएमसी चुनने का देते हैं। भी एक, हाँ, रीजन होता है कि जिनको आप डिस्ट्रीब्यूटर बनाना चाहते हैं उनके पास आफ्टर सेल सर्विस होल्ड करने का कैपेसिटी है भी कि नहीं, उनके पास वो हम्म। टेक्नीशियंस, वो स्टाफ है कि नहीं। हम्म। ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर बनता है। तो हमारा अपना सर्विस सेंटर है। प्रोडक्ट किसी कस्टमर के यहाँ से खराब होता है तो हम अपने यहाँ मंगवाते हैं, अपने यहाँ ठीक करते हैं उसको, क्योंकि हम्म। पार्ट्स ओरिजिनल हमें कंपनी से हमारे ही एड्रेस पे आता है तो इज इवेंचुअली। इट सेफ टू से कि किसी एक ऐसे ब्रांड का फेस आप ही हो हाँ। इंडिया में? आप ही यस। हो? तो जैसे एक रिटेल में एक कॉन्सेप्ट होता है एसआईएस, शॉप इन शॉप। हम्म। हम्म। तो हम सिमिलर उसमें इसको कर सकते हैं पैरेलल ड्रॉ, कि आप उस कंपनी का इधर पे एक फेस हो, भले ही राइट। वो फिजिकल वो नहीं है। एब्सोल्युटली। तो जिम्मेदारी भी आप ही की रहती है उसमें फिर। करेक्ट। जैसे मोबाइल, जैसे एप्पल और एचपी जब इंडिया में नहीं थे हम्म। तो इंडिया में उनके डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करते थे, दो आज भी हैं, हम्म। इनग्राम माइक्रो और रिडिंगटन। हम्म। ये दो एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑफिस इक्विपमेंट, लैपटॉप्स, प्रिंटर्स, ये सब के वो डिस्ट्रीब्यूटर रहे हैं। हम्म। वो उन कंपनीज ने इन्हीं कंपनी को कांटेक्ट किया। यही डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के पूरा मार्केट में नेटवर्क था। हम्म। कहाँ है, चाहे रिटेल स्टोर्स हो गए या कॉरपोरेट के डायरेक्ट क्लाइंटेल्स हो गया, हम्म। तो इन्हीं के पास सर्विस से रिलेटेड इश्यूज भी आते थे, पार्ट्स भी आते थे। इन्हीं के हम्म। पास स्टाफ होता था उसको ठीक हम्म। करने का। कुछ हद तक वही छोटे पैमाने पे हमारी फील्ड में अभी भी चल रहा अच्छा। लेट्स कम टू पोजिशनिंग। है। जी। अगर हम स्पेसिफिकली पिंक नॉइज की बात करें, हम्म। तो आप अपने आप को पोजीशन किस तरह से करते हैं कि व्हाट आर यू इन टर्म्स ऑफ कि हम इस टाइप के क्लाइंट्स को ही टारगेट करना चाहते हैं, और हम एक एज अ प्रीमियम ब्रांड है, एज अ गुड सर्विसेबल ब्रांड है, कि हम्म। अफोर्डेबिलिटी की तरफ? व्हाट इज आवर हम्म। पोजीशनिंग इन द मार्केट?
अब देखा जाए तो हम बल्क सेलर नहीं है। हम्म, मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी मार्केट में बहुत ज्यादा कंजम्पशन है, हम्म, हम वो वाले प्रोडक्ट्स को ऑनेस्टली इस समय हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कैपिटल के साथ आएगा, हम्म, और उतना कैपिटल हम इस समय लगा नहीं सकते हम्म, एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए। हम्म, तो हमारे पास जो ब्रांड्स हैं वो समहाउ प्रीमियम ऑफरिंग के साथ हैं, हम्म, बट उनका कोई मास सेलिंग नहीं है। अगर हम्म, हेडफोन्स को छोड़ दिया जाए, बेयर डायनेमिक, हम्म, वो उतना सेल नहीं होता जितना कंज्यूमर के ईयरबड्स वगैरह सेल होते हैं। पर हम्म, अपनी ग्रेड में वो वन ऑफ द टॉप ब्रांड है। हम्म, राइट, ऐसे ही करके हमारी जो दूसरे ब्रांड्स हैं प्रो ऑडियो की ग्रेड में, लाउड स्पीकर्स की ग्रेड में, वो वन ऑफ द टॉप ब्रांड्स है इन टर्म्स ऑफ रेपुटेशन, लेकिन उनका मास वॉल्यूम सेल नहीं है। तो हम अपनी आपको, क्योंकि हम अपनी लिमिटेशंस और अपनी कैपेसिटी को जानते हैं, पर हम सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट भी अपने कस्टमर्स को नहीं देना चाहते, वो हमें खुद भी अच्छा नहीं लगता। हम्म, तो हम कोशिश करते हैं ऐसा प्रोडक्ट जिसका रेपुटेशन अच्छा हो, हम्म, जिसके प्रोडक्ट में अच्छी क्वालिटी नजर आए, हम्म, परफॉर्म भी करे, और उसका मास एडॉप्शन लाइक बिजनेस एक्सपेक्टेशन ना हो। हम्म, क्योंकि वो हम मैनेज भी नहीं कर सकते, और अगर आपका मास अडॉप्शन को लेके इंडिया में फ्यूचर आप देख रहे हैं, हम्म, तो वैसे भी आपको डायरेक्टली ही आना चाहिए, फिर आपको हम्म, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की जरूरत नहीं है। आप हम्म, खुद आइए और खुद बनाइए, प्रिपेयर कीजिए। तो हम उस जगह फिट होते हैं। ऐसी कंपनीज जिनको एक अच्छा टेक्निकल टीम चाहिए, जो एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो अपनी एक्सपर्टीज कैपिटल में नहीं, टेक्निकल सपोर्ट में समझती है, हम्म, तो उसके लिए आई थिंक हम कुछ गिनी चुनी कंपनीज में से हैं इंडिया हम्म, में, जो इस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं कि टेक्निकल सपोर्ट हम अच्छे से दे पाएँ और अच्छे प्रोडक्ट्स हम अपने कस्टमर्स को दे पाएँ। ये हमारा सॉर्ट ऑफ यूएसपी है। हम्म, ऑल राइट। अगर हम इन तीनों की बात करें, म्यूजिशियन, इवेंट्स और होम में, हम्म। स्पेसिफिकली अगर मैं, इवेंट्स तो नहीं, सॉरी, इवेंट्स तो नहीं, हम इवेंट्स नहीं करते। प्रो ऑडियो विजुअल कैटेगरी, उसमें इंस्टॉलेशंस भी आ जाती हैं और इवेंट्स रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल होती हैं। हाँ, फॉर अ लेमन लैंग्वेज वो इवेंट्स की हाँ, तरह ही हम लेते हैं, क्योंकि हाँ, कोई भी हाँ, सेमिनार ये सब, करेक्ट, हाँ, इसीलिए मैंने इवेंट्स बोला था। हाँ। बट अगर मैं बात करूं, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट म्यूजिशियन एंड होम फॉर दिस हम्म, सेक। हम्म, अगर मैं बोलूं, आप इमेजिन करें आपका सबसे आइडियल कस्टमर हम्म, कोई म्यूजिशियन है अगर, तो हम्म। अभी वो किस किस अर्निंग कैपेसिटी में होगा, जो आपका आइडियल कस्टमर होगा? वो अपने वर्क से प्रोफेशनली पैसा कमा रहे होंगे। तो उसको हम किस अमाउंट पे एक वो करें कि इतना कमा रहे हो तो तुम हमारे लायक हो? मतलब वो महीने का 50,000 से ज्यादा कमा पा रहे हैं ना अपने हम्म, स्टूडियो से या अपने स्किल के बेसिस पे, तो हम्म, हमारे पास उनके लिए डेफिनेटली प्रोडक्ट्स। परफेक्ट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट होम? होम में कोई भी ऐसा जिनको रिटेल स्टोर्स के प्रोडक्ट्स नहीं भाते, या उनको लगता है कि ये बहुत आम प्रोडक्ट्स हैं, उससे हम्म, अच्छी क्वालिटी के एक्सक्लूसिव चीज़ें हम्म, मुझे चाहिए हम्म, अपने एंटरटेनमेंट हम्म, सॉल्यूशंस के लिए, तो उसमें जो ब्रांड हम रिप्रेजेंट करते हैं वो वन ऑफ दी बेस्ट है। मतलब उसमें वो बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है अपने क्वालिटी को लेके, और हम्म, उसका फिट एंड फिनिश, उसका परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, ये सब बहुत अच्छा है। हम्म, और एक पुरानी कंपनी है तो बहुत एक्सक्लूसिव डिजाइन्स भी हैं उनके, स्फेरिकल डिजाइन्स है उनके हम्म, स्पीकर्स पे, हम्म, क्योंकि होम में लुक्स एंड परफॉर्मेंस दोनों मैटर करते हैं। हम्म, करेक्ट। तो उस ग्रेड के वो स्पीकर्स हैं, तो एनीथिंग जिनका बजट 2 लाख से ऊपर का है या हम अपने। इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, जिनका 4 BHK से बड़ा का घर है, प्लस हम्म, आई थिंक इंटीरियर्स पे जिन्होंने ज्यादा खर्चा किया है वो लोग। हाँ, अब देखिए, वैसे तो ये सिस्टम उनके यहाँ भी लगे हैं जिन जो अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, अच्छा। उनको तो शौक था। तो है, उसमें वाइब्रेशंस इशू नहीं बनता है आजू बाजू के घरों के लिए? नहीं, मोस्टली जैसे सोफा सेटिंग है, अच्छा खासा हम्म, रिक्लाइनर है, फैब्रिक हम्म, सोफाज हैं, कुशंस हैं, एंड आपका ड्रेपरी है, कर्टन्स हम्म, हैं, तो उससे काफी हद तक सिचुएशन सॉल्व हो जाती है। इट इज नॉट द हम्म। आइडियल, बट यस, मैनेजेबल। डू वी एंड इंक्लूड साउंड डैम्पनिंग ऑल्सो? हाँ, वो डेडिकेटेड रूम अगर आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको डैम्प मेथड्स यूज करने ही चाहिए। एंड बट दैट लिविंग पिंक रूम है, सोल्यूशन प्रोवाइड्स? यस, वी डू, बट नॉट हम्म, डायरेक्टली, बिकॉज इस ग्रेड में हम डायरेक्टली प्रोजेक्ट करते नहीं हैं, हम्म, ज़्यादातर हमारे डीलर्स ही कर रहे होते हैं, तो वो हम्म, सर्विसेज उन्हीं के थ्रू कस्टमर्स को मिलती हैं। ऑल राइट।
Got it. Now we are coming to the next section where we are going to talk about promoting your product. तो हुँ, आपके पास एक प्रोडक्ट आया है, जी। अब उसको आप कंज्यूमर तक कैसे लेकर जाओगे, कैसे लेकर जाते हो? उसमें देखिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन तो है हमारा ट्रेड शो का पार्टिसिपेशन। हम्म। हमारी फील्ड से रिलेटेड ट्रेड शोज़ होते हैं, जिसमें उसी से रिलेटेड कस्टमर्स आते हैं, डीलर्स आते हैं, वो हम्म। वहाँ आते हैं। उन शोज़ में हम पार्टिसिपेट करते हैं एज़ एन एग्ज़िबिटर, तो हमसे मिलते हैं, हम्म। नेटवर्क शुरू होता है, बिज़नेस की बात आगे बढ़ती है एंड वो हम्म। इन्वेस्ट करते हैं और हमारे ब्रांड्स के साथ और हमको जानते हैं और हमारे ब्रांड्स के जानना शुरू करते हैं। एक तो वो सेगमेंट है और दूसरा सेगमेंट है ऑफ कोर्स डिजिटल, जो आज धीरे-धीरे हम उसमें और ज़्यादा इन्वेस्ट करते जा रहे हैं और अपना प्रेज़ेंस बढ़ा रहे हैं। बट ये भी है कि क्योंकि हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट सॉल्यूशन बेस्ड हैं, हम्म। राइट? आप कॉन्सर्ट्स और लाइव इवेंट्स को इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करते होगे, हम्म। लेकिन उसमें लगने वाले हार्डवेयर को शायद आप फॉलो नहीं करेक्ट, करते। करेक्ट। वो आपके मतलब की चीज़ नहीं है। तो वो हम्म। बहुत गिनी-चुनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो हम्म। वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा मास मार्केटिंग भी नहीं कर सकते क्योंकि सबके लिए वो प्रोडक्ट है भी नहीं। हम्म। सो वहाँ बहुत स्पेसिफिक होके ही हम मार्केट करते हैं और पर्टिकुलर ऑडियंस को फ़िल्टर आउट करके हम उनके लिए मार्केट करते हैं। थोड़ा सा डाइग्रेस्ड ओपिनियन है। हाँ, मैंने पॉलिटिशियंस की रैली में काफी ज्यादा देखा, वो आहूजा वाला एक हाँ, माइक है वो लगा ही रहता है। हाँ, तो या किसी ये आहूजा है क्या, और वह बहुत बड़ा ब्रांड है क्या इंडिया में? हाँ, हाँ, मैं तो कहूँगा कि आहूजा भारत के लिए ब्लेसिंग है। अच्छा। जबकि मैं आहूजा नहीं करता और आहूजा देखा जाए तो बहुत ही यू नो वैल्यू फॉर मनी या एकदम बेसिक काइंड ऑफ साउंड सिस्टम्स देते हैं। पर जिस प्राइस पे वो दे रहे हैं और जितना लॉन्ग लास्टिंग वो मटेरियल होता है, हम्म। वो बना पाना ही बहुत बड़ा सक्सेस है। हाँ। चाहे आप ट्रक में चला रहे हो कांवड़ियों के साथ, वहां भी आहूजा है। चाहे आप जगराता कर रहे हैं किसी कम्युनिटी हॉल में, वहां भी आहूजा है। 1946 से ये कंपनी है। जब हम्म। भारत ऑलमोस्ट आज़ाद हो ही रहा था तब से वो कंपनी काम कर रही है और इतने डीलर्स हैं, इतना बड़ा नेटवर्क है और अर्बनाइजेशन तो अब आया है ना। हम्म। उन्होंने तो तब डील करा, तब लोगों को सर्विसेज दी जब ज़्यादातर हमारा देश रूरल ही था। हम्म। तो वहां पे ऐसी चीजों पे प्रोडक्ट पे पैसा लगा पाना लोगों के लिए और मुश्किल था। हम्म। फिर भी उन्होंने अपने प्रोडक्ट बेचे, दिए, सर्विस दी, बैकअप दिया, पूरा नेटवर्क रेडी करा, कई लोगों को सिखाया ऑडियो की चीजें कैसे रिपेयर होती हैं। तो हम्म। मैं तो कहूँगा उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी इंडस्ट्री में। भले ही वो अपने एक सेगमेंट में काम कर रहे हैं, हम्म। जो कि एक मास मार्केट या रूरल मार्केट हम कह सकते हैं। वो हम्म। हमारी तरह बहुत ही प्रीमियम सॉल्यूशंस और टॉप एंड यू नो गियर वो नहीं दे रहे हैं। हम्म। फिर भी वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन के लिए प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस दे रहे हैं, जो एज सच उनके लिए हमारे वाले प्रोडक्ट्स टोटली अनअफोर्डेबल है। मैंने जब भी उसका प्रोडक्ट एम्पलीफायर, एक्चुअली मैंने अच्छे से देख हाँ समझ रहा था क्या है क्वालिटी, जी। मेरे को लग रहा था कि जेन्युइनली ऐसा पुअर क्वालिटी अनफिनिश टाइप का नहीं था वो। हम्म। इट वाज अ गुड प्रोडक्ट। हाँ, अब उनके कंपैरिजन में अगर आप दूसरे प्रोडक्ट्स को देखोगे जापानीज या जर्मन, नो हम्म। डाउट क्वालिटी बहुत अच्छा है। हम्म। लेकिन वो उस प्राइस पे नहीं बना सकते जिस प्राइस पे आहूजा बना के दे भी रहा करेक्ट। हाँ, करेक्ट। है ना? इसमें आपके लेवल के ब्रांड्स क्या इंडिया में डेवलप हो रहे हैं अभी, जिस जिस लेवल के आप ब्रांड्स लेकर आ रहे हैं अभी? नहीं, अभी भी नहीं, मैं तो कहूँगा, जबकि होने चाहिए थे अब तक तो। हाँ, कुछ ग्रेड में हम हैं। मेरी एक दूसरी कंपनी है अर्थपॉट इलेक्ट्रॉनिक्स, लगभग 2 साल हुए हैं उस हम्म। कंपनी को। क्योंकि पिंक नॉइज तो एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है हम्म। एंड हमने सोचा था ऑलमोस्ट कोविड से पहले ही कि ये प्रोडक्ट्स अगर इंडिया में बिक सकते हैं तो अगर कोशिश करी जाए तो बनाया भी जा सकते हैं। हम्म। तो फिर हमने वो जिम्मा उठाया कि हम यहाँ बनाएंगे भी। अच्छा। हाँ, फिर? तो तो वो ब्रांड हमने शुरू किया, लगभग 2 साल हो गए हैं और उस हम्म। ग्रेड में हमने कुछ माइक्रोफोन्स, प्रोसेसर्स, कॉन्फ्रेंस सॉल्यूशन सिस्टम्स, ये सब हमने उसमें रेडी करे हैं। हम्म। क्योंकि बहुत बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू नहीं होता है, लेकिन वो सॉल्यूशन बहुत टेक्निकली ओरिएंटेड सॉल्यूशंस होते हैं। हम्म। तो उस ग्रेड पे हम भी वैसे प्रोडक्ट ला पा रहे हैं जो फिट एंड फिनिश और परफॉर्मेंस के हिसाब से एज गुड एज इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं। हम्म। हम्म। लेकिन उनके कंपैरिजन में हम उस प्राइस पे ज़्यादा अच्छा फीचर दे पा रहे हैं हम्म। और ज़्यादा अच्छा सर्विस बैकअप और टेक्निकल सपोर्ट ऑफर कर पा रहे हैं क्योंकि हम इंडिया बेस्ड हैं। तो तो मैन्युफैक्चर अभी आप ही कर रहे हैं जी जी, यहीं पे? हम अब नोएडा में ही उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, असेंबली हम्म। कर रहे हैं।
कुछ चीज़ें हम्म पार्ट्स में आती हैं, और बहुत सारी चीज़ों पे अभी रिवर्स इंजीनियरिंग है, क्योंकि इंडिया में वो हम्म। इकोसिस्टम अभी फुल्ली डेवलप तो हुआ नहीं है चिप लेवल पे। करेक्ट। तो मोटे मोटे पार्ट्स जो हैं वो उसको ही हम रिवर्स इंजीनियरिंग करके इंडिया बेस्ड जितना उसे इंडियनाइज कर सकें वो कर रहे हैं। आपकी R&D टीम भी है मतलब? जी जी। वाह। हाँ, ये आपने कैसे एक बनाई? सेपरेट वो एक सेपरेट डिवीजन है वहाँ हाँ। पे। तो वहाँ की प्रोडक्ट टीम अलग है, और वहाँ हम्म की प्रोडक्शन टीम भी अलग है, जो उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं, असेंबली कर रहे हैं, क्यूसी कर रहे हैं। एंड हम्म फिर वो प्रोडक्ट पैकेजिंग के साथ हमारे फैक्ट्री से बाहर निकलता है। तो उनके साथ भी हम डेली के डेली इन्वॉल्व रहते ही हैं। हम्म कैसे उसमें नए प्रोडक्ट्स को लेके आना है, या जो प्रोडक्ट्स हमने डेवलप कर लिए हैं उनको हम्म। कैसे और अपने नेटवर्क में और आगे बढ़ाना है और उसकी मार्केटिंग करनी है। तो ये सब हम काम कर रहे हैं, तो क्योंकि अभी धीरे आप, धीरे तो शुरू करना ही होगा, देखिए। करेक्ट, अभी आप अपने ब्रांड के अंडर अम्ब्रेला में बेच रहे हैं उसको, कि आप वाइट लेबलिंग भी एक्सप्लोर करते हैं? नहीं मतलब उसमें देखिए कुछ हद तक तो बहुत सारे कस्टमर्स हमारे वही हैं जो पिंक हम्म नॉइज के साथ भी डील कर रहे थे, क्योंकि वो हम्म हमारा फर्स्ट अप्रोच हम्म बनता है। हम्म लेकिन उसकी वो कंपनी अलग है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी अलग है। तो उसमें हमारे सब रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके थ्रू हमारे डीलर्स और कस्टमर्स को आगे प्रोडक्ट सेल होता है, क्योंकि वहाँ पे हम एज अ मैन्युफैक्चरर के रूल्स पे ही कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स वाले रूल हम वहाँ नहीं लगा सकते। तो आपको लग रहा है आप एक सही टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग में स्विच किए हैं, कि आपको लगता है पहले कर सकते थे अपन? हाँ, पहले कर सकते थे, पर शायद वही है, भगवान जब कराते हैं तो शायद सही मौका देख के ही कराते हैं। हम्म कोविड आ गया, हमें 1 डेढ़ साल और सोचने समझने का मौका मिल गया। हम्म और उस समय थोड़े अपनी पिंक नॉइज को ही दोबारा पटरी में लाने की एक जिम्मेदारी भी थी। हम्म तो हम वहाँ बिजी रहे, तो 1 साल 1.5 साल और निकल गया। तो लगभग 2022 में जाके हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी, प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दिए। बैक नाम एंड कैसे डिसाइड किया आपने? कई सारे नाम सोचे, वोटिंग भी करी आपस में चिट मेथड पे कि क्या नाम करें क्या नाम करें। ये एक नाम मेरे को फाउंडर को सूझा, हम्म जो कि रेलेवेंट भी करता है कि एक सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जमीन से जुड़ा हुआ नाम हम्म है। हम्म तो उसमें इसलिए वो नाम क्रैक कर गया कि हाँ, हम्म ये नाम अच्छा लग रहा है, और इस नाम के साथ हम जा सकते हैं। और उसकी अवेलेबिलिटी भी थी, डोमेन की और ब्रांड नेम की, ट्रेडमार्क कराने के लिए, तो सारी हम्म चीज़ें लकीली उस पर फिट होती चली गई। हम्म। तो वो नाम तो फाइनल हो ये गया। अभी आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी का ही एक सब ब्रांड है, कि एक अलग नहीं, ये कंपनी? अलग कंपनी है, हम्म अर्थपॉट इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड करके। वो हम्म कंपनी अलग है, बैंक अकाउंट अलग है, उसके हम्म डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में अलग है, लेकिन इवेंचुअली सेट ऑफ कस्टमर्स आर सेम, क्योंकि सेम। मार्केट में वही सेट ऑफ कंज्यूमर्स हैं जो उस ग्रेड के प्रोडक्ट्स ले रहे होते हैं। हम्म तो बस ये है कि उन क्लाइंट्स को जो हम इंपोर्टेड ब्रांड्स ऑफर कर रहे थे, उसके अलावा आज की डेट में हम उन्हें अपना मेक इन इंडिया प्रोडक्ट भी ऑफर कर पा रहे हैं। और अगर उनको अच्छा लगता है कि हाँ, ये प्रोडक्ट अपने प्राइस पे सही है, तो वो लोग लेते भी हैं। हम्म। एक्चुअली ये चीज़ मैं काफ़ी देख रहा हूँ। मेरे एक अभी थोड़े दिन पहले मैं बात कर रहा था, उनका डिस्ट्रीब्यूशन था सर्जिकल इक्विपमेंट्स का। जी हाँ। और वो डिस्ट्रीब्यूशन से मार्केट इतना समझ में आता है एक डिस्ट्रीब्यूटर को, कि वो हाँ मैन्युफैक्चरिंग की तरफ अट्रैक्ट होता है। जी। तो दे आर नाउ माइग्रेटिंग टुवर्ड सीरेंज हाँ, मैन्युफैक्चरिंग। करेक्ट, तो क्योंकि दिस नेक्स्ट इज हायर जंप यही बनेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हम्म, सो इट्स अ नाइस थिंग टू डू। हम्म, नाउ कमिंग टू a political direction within the company, that is building team, हाँ, क्योंकि लोग हैं तो पॉलिटिक्स है। सही बात है। हाँ। सो आप CTO CFO और आप CEO हम्म। कैसे एक साथ जुड़े और कैसे ये बना? अ, देखिए, इसमें जहाँ मैं पहले जॉब कर रहा था, हम्म वहीं पे एक मेरे कॉलीग काम कर रहे थे। तो उसके साथ ही मैं काफ़ी सारे अपने पॉइंट्स शेयर करता था, हम्म और अपनी सोच के बारे में बताता, तो सोच मिलती गई कि हाँ, करना चाहिए साथ में, तो उस तरह जुड़ते गए। तो जो मेरी दूसरी कंपनी है अर्थपॉट इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें भी वही पार्टनर्स और वही फाउंडर्स हैं। सो क्योंकि ये कॉमन ड्रीम था, या एक तरह से देखा जाए कॉमन मिशन था, कि हाँ, कब तक हम बाहर के ब्रांड्स तो हम कर ही रहे हैं, और इंडिया में बहुत सारे लोग बाहर के ब्रांड्स ला के बेचने की कोशिश कर रहे हैं अपनी अपनी जगहों पे। हम्म लेकिन इंडिया से जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जो इस फील्ड में पहले से काम कर रहे हैं, वो लोग नए ब्रांड्स नहीं ला पा रहे हैं इंडिया में। पता नहीं, शायद उनकी कमिटमेंट्स कुछ और हैं जिस वजह से। तो हमने सोचा था हम कोशिश करके देख सकते हैं, क्योंकि अभी हम इतने बड़े नहीं हुए।
कि वो वाली लिमिटेशंस हम लेके बैठ जाएं। हम्म। अभी अगर मौका लिया जा सकता है तो हमें लेना चाहिए। हम्म। और टेक्निकल बैकग्राउंड से हम रहे हैं हमेशा से, हम्म। तो हम सिर्फ नंबर्स नहीं जानते, हम प्रोडक्ट की इन डेप्थ भी जानने की कोशिश करते हैं। हम्म। तो वो एक इंटरेस्ट भी रहता है कि प्रोडक्ट के अंदर और डिटेल में जान सकें, उसको समझ सकें कैसे हम्म। काम करता है या कहाँ उसमें चैलेंजेस आती हैं। हम्म। तो ये सब के जितनी आपको इन डेप्थ नॉलेज होती चली जाती है, आपका कॉन्फिडेंस उतना बढ़ जाता है कि हाँ ये प्रोडक्ट इंटरनली कैसा है या इसमें किस टाइप के चैलेंजेस होते हैं। क्या तीनों का एक ही लेवल पे एक्सपर्टीज था, आप तीनों का? नहीं, अलग अलग ही था। उसमें से एक को फाउंडर जो हैं मिस्टर शैलेश अवस्थी, हम्म। उनका मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है प्रो हम्म। ऑडियो के फील्ड में। हम्म। पर बिजनेस में तो हम सब ने साथ ही शुरू करा। मेरे एक और को फाउंडर हैं विक्रम यादव, उनका थोड़ा कम था, लेकिन उनकी मार्केट को लेके समझ ज़्यादा थी क्योंकि वो जहाँ काम कर रहे थे उनकी मैक्सिमम डीलिंग डीलर्स के साथ ही थी। हम्म। तो नंबर्स और क्रेडिट फैसिलिटी, कमर्शियल और फाइनेंशियल साइड वो हम्म। अच्छे से जानते थे। हम्म। और मेरा क्योंकि टेक्निकल फील्ड से ज़्यादा काम रहा है हमेशा, हम्म। तो मैंने वो डिवीजन अपनी नई कंपनी में रखा। हम्म। तो इस तरह करके सबकी एक एक्सपर्टीज रही अपने ही फील्ड में, तो उस चीज़ को हमने मिलके एक स्ट्रक्चर दे दिया एक एक्चुअली कंपनी में। इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि आपके पास एक सीएफओ है, विच इज़ वेरी रेयर टू सी इन अ कंपनी। हाँ सीईओ सीटीओ रहते हैं, बट जी जी। सीएफओ तो बहुत लेटर स्टेज में नॉर्मली इंट्रोड्यूस होते हैं। हाँ हाँ, देखा जाए तो ये आपने शुरू से मतलब मतलब स्ट्रैटेजिक था कि एक सीएफओ होना चाहिए, कि जस्ट हाँ, बिकॉज? एज सच सीएफओ की डेजिग्नेशन तो नहीं, पर ये हम्म। था कि हाँ, डायरेक्टर फाइनेंस एंड ऑपरेशंस जो कि हम्म। इफेक्टिवली सीएफओ ही है, हम्म। वो पहले दिन से ही मेरे को फाउंडर विक्रम यादव रहे। हम्म। क्योंकि वो पैसे को लेके जितनी भी डीलिंग्स थी वो पहले दिन से ही उसमें इन्वॉल्व रहे। हम्म। तो धीरे धीरे उसमें उनकी और कंफर्ट लेवल उनका आता चला गया। हम्म। और हम क्योंकि टेक्निकल फील्ड में काम कर रहे थे जॉब्स में, हम्म। तो हम हम्म। टेक्निकल एस्पेक्ट से या डीलर्स को टेक सपोर्ट देने के पॉइंट ऑफ व्यू से या मार्केटिंग या ब्रांड को ब्रांड कैसे बनाना है, उस फील्ड में हमारा ज़्यादा दिमाग चला हमेशा से। हम्म। तो हमने अपनी एक्सपर्टीज को बनाए रखा। हम्म। तो इस तरह करके शायद कंपनी में जितनी रिक्वायरमेंट होती है और आपका जो स्किल सेट है, आप हम्म। उस जगह फिट कर पा रहे हैं कि नहीं, वो आपको हम्म। देखना है। हम्म। तो दो R&D डिजाइनर मिलके शायद एक ऑटोमोबाइल कंपनी को ना बनाए, बल्कि एक R&D डिजाइनर और एक ऑपरेशंस वाला शायद ज़्यादा अच्छा कंपैटिबल करें, क्योंकि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम्म। शायद हमारे तीनों के स्किल सेट आपस में थोड़े थोड़े अलग ही थे, हम्म। इसलिए वो कॉम्प्लीमेंट होता चला गया। एक जब तीन लोग मिलके चालू करते हैं तो एक बड़ा एक सवाल उठता है कि कौन हाँ, कितना परसेंटेज रखेगा। मैं ये नहीं पूछ रहा आप लोगों ने कितना परसेंटेज डिवाइड हमारा किया। तीनों का बराबर। अच्छा, तो ये चीज़ में खैर आपने बता ही दिया वैसे बट एक बड़ा डिबेट होता है, हाँ अंदर का द्वंद होता है एक इंसान का, जी फाउंडर सीईओ जी। वुड वांट टू, जिसका हाँ इनिशिएटिव था उसको, अब क्योंकि आपके केस में आपका इनिशिएटिव रहा है, हाँ। तो अंदर से एक वो तो रहता है कि मेरे को थोड़ा ज़्यादा परसेंटेज मिलना चाहिए। तो आपने उस नहीं, चीज़ से ऐसा नहीं फाइट कैसे है। किया? पिंक नॉइज के केस में तो मैं यही कहूंगा कि हम तीनों ही एक इन्फेंट स्टेज से शुरू किया। हम्म। हम तीनों ही बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानते थे, हम्म। और तीनों के लिए वो रिस्क बराबर का था। हम्म। और तीनों के लिए गंवाने को सब कुछ ही था, क्योंकि हमारे पास तो ऐसे कोई पैसे भी नहीं थे, जनरेशनल वेल्थ भी नहीं थी कि वो हमने बिजनेस में लगाई हो। अपने हम्म। थोड़े बहुत कमाए हुए पैसों से हमने शुरू किया, जितना भी उसमें लगा सकते थे, और हमने लगाया। तो उसमें किसी एक को लेके ये एक्सपेक्ट करना, या मेरे मन में ही ये बात आई कि नहीं यार मैं ज़्यादा डिजर्व करता हूँ, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि जिसको जो जिम्मेदारी मिली, उसने उस फील्ड में जितना बेस्ट हो सकता था उसने किया। कंपनी के लिए वो काफ़ी रहा कि नहीं करा, वो डिबेट हो सकता है हम्म। कि इसमें और हम अच्छा कर सकते थे, आपको थोड़ा और पुश करना चाहिए। या मार्केटिंग को लेके अगर मेरी जिम्मेदारी है तो और अच्छी मार्केटिंग करनी चाहिए, जो मैं कुछ चीज़ कभी कर पा रहा हूँ कभी नहीं कर पा रहा हूँ, वो मेरा चैलेंज है। हम्म। और ऐसा नहीं है कि कोई और कह दे कि नहीं तुझसे अच्छी तो मैं कर लूंगा, हम्म। ऐसा नहीं है। ऐसा उन्होंने मेरे से कहा भी नहीं ना, मैं उनके डिवीजन में कह सकता हूँ कि ये काम मैं ज्यादा अच्छा कर लूंगा। हम्म। राइट, तो अगर आपका ये ओवरलैप नहीं है ना, तो फिर शायद वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। एक कंपनी जिसमें दो दो से ज्यादा को फाउंडर्स हैं, हाँ एक दो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो करनी ही नहीं चाहिए, सोचना ही नहीं चाहिए उधर जाने का, जहाँ दो लोग काम कर रहे हैं, तीन लोग काम कर रहे हैं? हाँ। जब एक से ज्यादा फाउंडर होते हैं स्पेशली,
तब बहुत सारे डिसीजंस तो देखिए क्या होता है कि सबका एक अपना पर्सनल कैरेक्टर और नेचर होता है। कुछ लोग ज़्यादा रिस्क टेकिंग होते हैं और कुछ लोग बाय डिफॉल्ट सेफ ऑप्शंस चुनते हैं। सबका एक अपना रहता है, और बिजनेस में हमेशा कहीं ना कहीं मौके आते हैं जहाँ पे या तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा या आपको बैकआउट करना पड़ेगा। तो इस केस में भी यही होता है, कुछ चीज़ों में हमारे डिबेट्स होती हैं कि हमें ये रिस्की स्टेप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। कई बार हम ले लेते हैं और कई बार वो लेने की वजह से नुकसान भी उठता है। हम्म। पर कई बार वो रिस्की स्टेप लेने की वजह से ही हमें कई सारे फायदे हो जाते हैं। दूसरे, हम्म। कंपनी का रेपुटेशन बढ़ गया या मार्केट में नज़र में आ गए, हम्म। उसकी वजह से एक दूसरे बड़े ब्रांड ने आपको नोटिस किया और आपको अप्रोच किया। ऐसे फायदे भी हो जाते हैं। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड का सिचुएशन है। हम्म। और कभी कभी कभार हम वो अपॉर्चुनिटी लेना चाह रहे हैं, पर अभी करंट की फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो अलाउ नहीं कर रही है कि हम उतना बड़ा जंप लें। हम्म। उस केस में चाहे ना चाह कर भी हम बैक स्टेप कर जाते हैं। हम्म। तो ऐसे करके एक मिक्स्ड टाइम रहता है। कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आप हमेशा एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से काम करेंगे। मैं खुद मानता हूँ जो मैं 10 साल पहले था आज वो नहीं हूँ, हम्म। और जो मैं आज से 10 साल बाद रहूंगा वो ऐसा नहीं होगा जैसा मैं आज हूँ। हम्म। सो हम सब लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं। ये हम्म। तो ऐसे ही चलता रहेगा। प्रॉब्लम्स आज हैं कल नहीं है, परसों फिर आएंगी, हमें पता है। हम्म। मेरे को पर्सनली लग रहा है एज अ टीम बहुत सॉर्टेड आप लोग के वो हैं जी प्रिंसिपल्स। हम, हाँ हम कोशिश करते हैं कि, वाई भी वैसा आ रहा है मेरे को। हाँ कि एक दूसरे के स्किल सेट की ना रिस्पेक्ट करो। हम्म। क्योंकि उन्होंने अगर इतना साल उसमें लगाया है और आपने नहीं लगाया है, दैट मीन्स वो अपने स्किल सेट को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। हम्म। आप सडनली बोल दो कि नहीं वही अच्छा है या मैं ज़्यादा अच्छा कर लूंगा, वो अपने आप से झूठ बोलने वाली बात है, ऐसा नहीं। और जिस फील्ड में मैं दिन रात काम कर रहा हूँ उसमें मेरी नॉलेज ऑफ कोर्स बाकियों से ज़्यादा है। तो हम्म। उसमें मैं कॉन्फिडेंटली जवाब दे सकता हूँ या डिसीजन ले सकता हम्म। हूँ, और वो उसकी रिस्पेक्ट बनी रहे को फाउंडर्स के बीच में, तो दिक्कत नहीं आएगी। वन ऑफ द अर्ली स्टार्टअप्स दैट आई स्टार्टेड ऑटोमोबाइल डोमेन में ही था वो। हम्म। उसमें मेरा फॉलो अप हुआ था एक को फाउंडर के साथ में। अच्छा। कंपनी भी वो फिर हाँ। बंद हो गई। हम्म। बट तब मैंने समझा था दो लोग काम करना बहुत पेशेंस और एक तरह से अंडरस्टैंडिंग का काम होता है। हाँ। और आप लोगों ने वो अचीव किया, कूडोज टू दैट। थैंक यू। कई बार मन मारना पड़ता है, कई बार हम्म। लगता है कि नहीं, वो जो डिसीजन ओवर पावर कर रहे हैं हम्म। ये हमें बैकफायर करेगा। कई बार हम्म। करता भी है, फिर आपको लगता है देखा मैंने कहा था ना। हाँ। तो पर ऑन द हाइंडसाइड आपको ये भी सोचना चाहिए कि वो रिस्की स्टेप्स की वजह से आपको फायदे भी हुए। करेक्ट। वो आप भूल जाते हैं, वो नहीं भूलना चाहिए। तो करेक्ट। दोनों चीजें हैं, और फैक्ट इज जरूरी नहीं है सारी पार्टनरशिप सालों तक चले, और इसमें किसी हम्म। की गलती नहीं है। हम्म। क्योंकि हर इंसान दूसरे से अलग है। और बिजनेस को लेके, या बिजनेस इज व्हाट मैनेजिंग पीपल, हम्म। चाहे वो आपके क्लाइंट है या आपका स्टाफ। करेक्ट। एंड मैनेजमेंट में कोई एक फिक्स्ड फार्मूला तो होता नहीं, भले ही एमबीए की कई हजार कॉलेजेस हैं। इट हम्म। इज अबाउट मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। बट इसका कोई थंब रूल नहीं है। हम्म। हमेशा आपको अलग लोग मिलेंगे, अलग सिचुएशंस मिलेंगी। हम्म। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से और समझ से काम करते हैं, वो हम्म। प्लस भी हो जाता है, नेगेटिव भी हो जाता है। तो हम्म। ऐसा नहीं है जहाँ पार्टनरशिप नहीं चली इसका मतलब पार्टनर्स में ही खोट है, ऐसा नहीं। और जहाँ पार्टनरशिप बहुत अच्छी चली, नो डाउट पार्टनर्स इसका मतलब कंपैटिबल हैं, तभी आपस में लंबे समय तक काम कर पा रहे हैं। और हम्म। ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपने इंटरेस्ट को छोटा रखा हुआ है और कंपनी के ओवरऑल रिजल्ट को ज़्यादा बड़ा मान के रखा हुआ है, हम्म। इसलिए वो अपने मन में आने वाले डाउट्स को इतना बड़ा नहीं होने देते। हम्म। हमारे केस में या मेरे केस में तो मैं यही बता सकता हूँ। हम्म। इन द एंड मेरे, मैं क्या सोच रहा हूँ उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि कंपनी के लिए एंड रिजल्ट क्या है, हम्म। वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि मन में तो बहुत सी चीजें आती हैं आपस हाँ। में बोलने के लिए, बट एक हम्म, सेकंड रुक करके सोचो क्या हाँ निकल रहा है मुंह से। सही शब्दों बात है। को सही तरह से सामने हाँ। बोलो तो काफी हाँ लड़ाइयाँ कम हो सकती हैं। जी। और कई बार बोल देना चाहिए तो भी ठीक रहता हाँ, है कि वो तो लंबे जरूरी है। समय तक आप उसे जहर बना लो अपने अंदर, उसका कोई फायदा नहीं। हम्म। और बोल देने से कई बार क्लियर भी हो जाता है कि सामने वाली सिचुएशन क्या थी, किस वजह से उसने वो डिसीजन लिया। हम्म। तो जितना बात करें, जितना आप लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो पार्टनरशिप्स के आने वाले मनमुटाव कम हो जाते हैं।
और करेक्ट। दूसरा, एक दूसरे को ऑब्जर्व करते रहिए, कौन कहाँ परेशान है, नहीं है, कौन कहाँ काम कर रहा है। क्योंकि सिंपल सी बात है कि कई बार कुछ लोग हैं जो 5 या 6 दिन ही काम कर रहे हैं, और हम्म। कुछ फाउंडर्स के कुछ महीने ऐसे निकल जाते हैं, तो कई समय तक बहुत हेक्टिक हो जाता है। हम्म। और कुछ के ऐसे होते हैं कि उनके हेक्टिक साल में 2 बार ही रहेंगे या 3 बार ही रहेंगे, बाकी टाइम उनका रिलैक्स चलेगा। हम्म। पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ज़्यादा एफर्ट कर रहा है या दूसरा कम कर रहा है। वो हम्म। अपने स्किल सेट के अकॉर्डिंग जहाँ चैलेंज आता है वहाँ पे वो एक्शन ले रहे हैं। करेक्ट। करेक्ट। हम्म, कमिंग टू वन ऑफ द मेजर इश्यूज जो आपने फेस किया ही होगा, जी। उससे रिलेटेड कि जब आप टीम हायर करते हैं तो सबसे पहले अभी हम्म, आपकी टीम कितनी बड़ी है? अभी हमारी टीम में टोटल 27 लोग। 27 लोग, विच इज़ फेयरली बिग। हम्म। तो अगर 27 लोगों की टीम है, इसमें जो टीम की बात करें, आप ऊपर जी। का आप हम्म। तीनों को हटा दें अगर, हाँ। उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स को आप कैसे मैनेज करते हैं? हाँ, उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में बीच बीच में इश्यूज आ जाते हैं। हम्म। अकाउंट्स टीम का किसी और को लेके परेशानी, या मार्केटिंग टीम का सेल्स की टीम से लेके परेशानी कि उनसे इतनी लीड्स नहीं आ रही है, या लीड्स कन्वर्ट नहीं हो रही हैं। ये इश्यूज आते रहते हैं, और हर समय आप आपको एज अ सीनियर टीम या टॉप मैनेजमेंट आपको यही समझाना चाहिए कि आप लोग एक कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं। क्या उस गोल को अचीव करने में कहीं डिस्टरबेंसेस आ रही हैं, या कोई दूसरा टीम वो गोल को अचीव करने के लिए आपको रोक रहा है, हम्म। तो वो एक जेन्युइन इशू है। हम्म। अदरवाइज बीच में कभी मनमुटाव आ जाता है कि उसने ठीक से बात नहीं करी या रूडली जवाब दे दिया, ये सब ऑन एंड ऑफ। हम्म। कभी किस मूड की वजह से किसने क्या जवाब दे दिया, वो इश्यूज बनते हैं, फिर भूल जाते हैं लोग। फिर एक अच्छी किसी की बर्थडे पार्टी हो जाती है ऑफिस में, और फिर सब भूल जाते हैं। तो आप रिक्रिएशन और के लिए कुछ हाँ, करते हैं एफर्ट्स? और मेरे ख्याल से ना, मैंने ये ऑब्जर्व किया है हम्म। कि फाउंडर्स का अपने ऑफिस को लेके हम्म। या अपने टीम मेंबर्स को लेके क्या अप्रोच है, हम्म। वो भी एक बहुत बड़ा फर्क देता है। हम्म। क्योंकि मैं भले ही को फाउंडर हूँ, पर मैं बॉस नहीं हूँ, या मैं बॉस जैसा बिहेव नहीं करता। हम्म। मैं आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड ज़रूर हूँ उस काम में, क्योंकि मैं पहले से हूँ, हम्म। ये ज़रूर है। लेकिन मैं आप पे अपने ही थोपूंगा नहीं उस वजह से। हम्म। सो आई थिंक वो वाइब आप धीरे धीरे देने लगते हैं अपने स्टाफ को या अपनी टीम मेंबर्स को, कि वो हम्म। लोग भी कॉन्ट्राडिक्ट कर सके कि नहीं, आप ये गलत कर रहे हो सर, ऐसे नहीं होगा। वो फ्रीडम अगर आप दे पा रहे हैं, वो डिसएग्री करने के लिए फ्री हैं आपसे, हम्म। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये सर आपका एक्सपीरियंस कह रहा है, क्योंकि हाँ। ये तो तय बात है कि जैसे कोई सीईओ का टैग लगता है हाँ। फाउंडर को, अंदर एक हाँ। सेल्फ प्राइड आता है। हाँ, कहीं ना कहीं लीक हो जाता है, या आप में वो। और उसको सबसाइड करना हाँ। कॉन्शियसली एक बहुत एफर्ट डालने एक्सपीरियंस वाली चीज़ है। जी, वो डिलिबरेटली आपको कोशिश करनी करेक्ट। पड़ती है ऐसा करेक्ट। ना लगे। हाँ, क्योंकि प्राइड तो है, देखिए हाँ। हमारा तो प्राइड पोजीशन हमारी कंपनी हाँ, ही है। चाहते ना चाहते, या कभी कभार हफ्ते महीने में कोई ऐसे मौके मिल जाएंगे कि हम्म। किसी ने इतनी तारीफ कर दी आपकी किसी शाम को, कि हम्म। अगले दिन आप एकदम ताव मार के ऑफिस में आ रहे हो, है ना, लेकिन फिर वो नजर आ जाएगा। करेक्ट। हम्म। करेक्ट। रिक्रिएशन की बात कर रहा था, जहाँ टीम की पे ही बात है, तो जी। आपको क्या लगता है कितना रिक्रिएशन पे एफर्ट डालना सही है? मेरे को ओवर भी गलत लगता है, हाँ। कि मतलब टेबल टेनिस लगा दिया और वो हाँ। गूगल वाला लग कर दिया, और हाँ। बहुत बिल्कुल ही नहीं करना भी। हाँ, र- वो तो है। रंगोली बनाने वाला भी नहीं होना चाहिए। बट क्या क्या अब करते हैं अपन? तो क्या रंगोली आइडिया? बनाने वालों को भी तो कुछ ना कुछ टास्क दिए गए हैं, तो बेचारे कर रहे हैं। अब जैसे नहीं। हम रंगोली करते हैं, नथिंग बैड, पर हम दिवाली हम्म। में करते हैं। हाँ, नहीं मतलब मैं दिवाली। उसको नहीं बोल रहा हूँ, मतलब कई कंपनी क्या करती है, क्योंकि रंगोली था तो वही एक रिक्रिएशन है, हाँ। बियॉन्ड दैट कुछ नहीं है। जी। तो क्या हम बियॉन्ड दैट एक्सप्लोर करते हैं? हाँ। हाँ, बिल्कुल। जैसे ऑफिस की जो इनॉग्रेट डे होता है, या जिस दिन कंपनी बनी थी, उस डे हम्म। को हम सेलिब्रेट करते हैं। हम्म। सारे टीम को लेके जाते हैं कहीं, और वन नाइट स्टे होता है। हम्म। फूड एंड एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज चलती हैं, आउटडोर एक्टिविटीज चलती हैं, या बीच में कभी ऑफिस की पार्टी होगी, या मेरी ही बर्थडे पार्टी हो गई, तो मैं स्टाफ को कहीं लेके जाता हूँ पार्टीज देने के लिए। तो ऐसे करके बीच में कुछ ना कुछ मौके मिल जाते हैं। हम्म। और कोई भी जैसे ट्रेड शो होता है,
क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेड शोज हमारे फील्ड में मुंबई में होते हैं, अच्छा। तो आधे से ज़्यादा ऑफिस ट्रेड शो में पार्टिसिपेट करता ही है। हुँ, तो वो 4-5 दिन के ऑलमोस्ट सेलिब्रेशन डेज होते हैं। नो डाउट हेक्टिक भी बहुत होता है हुँ, ट्रेड शो मैनेज करना, हुँ। लेकिन वो ट्रेड शो में ही हम सेलिब्रेट भी कर देते हैं। 8 बजे के बाद फिर आपका पार्टी टाइम रहता है हाँ वो। हाँ, कि हुँ, शो खत्म, वापस आ गए, हुँ, अब पार्टी, यस। हुँ। ऐसा भी चलता है, तो वो इसका इतना एक हेक्टिक बजट नहीं होता। अलोकेट करते हैं आप, कुछ परसेंटेज डिसाइडेड रहता है कि हाँ रेवेन्यू हाँ, का इतना परसेंटेज इसमें नहीं जाएगा? ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। हुँ, वो मौके मौके की बात है। कई बार तो हमने पार्टीज दी हैं, अपने पूरे स्टाफ को लेके गए लाउंज बार में, साठ हुँ, सत्तर हजार का बिल आ गया एक साथ हुँ, ही, हुँ, जबकि वो कोई प्लान में भी नहीं था हमारे। हुँ, और आ गया तो आ गया, कोई बात नहीं, आगे हुँ, रिकवर कर लेंगे उसी टीम से, कोई दिक्कत हुँ, नहीं। और कई बार हमने अपने होटल में ही साथ में करा है खाना ऑर्डर करके, हुँ, तो वो भी हमने पार्टी करी है, क्योंकि हमने फ्रीली बात करी है रात के 12-1 बजे तक, हुँ, अपने घर की लाइफ की। हुँ, हुँ, अब कोई बताता है कि यहाँ से पहले कहाँ थे, कैसे थे, क्या कर रहे थे, कैसे जी रहे थे, हुँ, तो वो सब बातें ही अपने आप में बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है। और उनकी उन्हीं के साथ बैठ के बात करते हैं, अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं, वो लोग हमसे जानते हैं। और हुँ, फिर कई बार ऐसे स्टाफ को पता चलता है ना कि हमारे बॉसेस हमारे ही जैसे हैं, हुँ, सो वो उनको बहुत अच्छा लगता है। और ये कोई झूठ वाली बात नहीं है, क्योंकि हम और वो करेक्ट। सिर्फ पोजीशन में भले ही डिफरेंस है, पर शायद अपब्रिंगिंग सिमिलर ही रही है, हुँ, इसलिए सोच वैसी ही है, तो वो भी उनको झलकता है, दिखता है। हुँ, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है कल्चर का, एक बॉन्ड का। हुँ, हुँ। हम्म। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। हम्म। अब क्योंकि आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, जी। तो इस पे हम बात कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन वाले बिजनेस पे अपन इस पे ज़्यादा डिस्कशन कर ही नहीं सकते। हाँ हाँ। कमिंग टू मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट, तो हम्म। हाउ डू यू डिटरमाइन कि ओवर क्वालिटी, ओवर क्वालिफाइड क्वालिटी हो गई, हम्म। इंफीरियर क्वालिटी हो गई, सही हम्म। क्वालिटी कैसे डिटरमाइन करते हो आप? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप किस प्रोडक्ट में एंटर करना चाह रहे हैं, हम्म, उस प्रोडक्ट पे कॉम्पिटिटिव एनालिसिस होता है, कौन सा प्रोडक्ट किस फिट एंड फिनिश किस क्वालिटी का दे रहा है, किस प्राइस रेंज पे लोगों को मिल रहा है, तो आप उसके मंगाते हो अगेंस्ट। कॉम्पिटिटर्स के सारे प्रोडक्ट्स से? हाँ, हम प्रोडक्ट्स लेके आते हैं या पहले से देखे हुए होते हैं, हम्म, उसका डेटा जमा करते हैं, उसकी इनसाइड इंफॉर्मेशन भी जमा करते हैं बैक चैनल्स के थ्रू कि मार्केट में कितना कंज्यूम हो रहा है वो। हम्म, ये जब थोड़ी इनसाइड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, देखिए इतनी बड़ी इंडस्ट्री भी नहीं है कि मैं मार्केट रिसर्च कंपनी को $5,000 दे दूं इस हम्म, प्रोडक्ट के रिसर्च के लिए। हम्म, वो एफएमसीजी कंपनीज कर सकती है, करेक्ट। पीएनजी, हिंदुस्तान लीवर टाइप की कंपनीज, पर हम नहीं कर सकते, हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते उतना। हम्म, तो हम जो अपने ट्रेड्स और डीलर्स के नेटवर्क के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन जमा करते हैं मोटा मोटी, हम्म, उसके जरिए हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि इस हम्म, प्रोडक्ट पे गैप कहाँ है, हम्म, कि प्राइसिंग को लेके बहुत बड़ा गैप है या फीचर्स को लेके बहुत बड़ा गैप है, कि नए फीचर्स ऐड ऑन होने चाहिए जो अभी मिल नहीं रहे। हम्म, तो उस चीज़ पे डिसाइड होता है कि आप प्रोडक्ट कौन सा लेके आओगे और कैसा लेके आओगे। हम्म, जैसे हम वायरलेस माइक्रोफोन्स बनाते हैं, वायरलेस माइक्रोफोन्स का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, हम्म। क्योंकि एक स्कूल में भी चाहिए, एक लाइव शो में भी चाहिए, है ना, रिलीजियस फंक्शन में भी चाहिए, और एक सेकंड के कॉर्पोरेट। लिए मानते हैं कि आपने वायरलेस माइक्रोफोन बनाया। जी। अब 80 आउट ऑफ 100 की क्वालिटी है सपोज, हम्म। 85 पे लेकर जाएंगे उस क्वालिटी को, तो हाँ। 20% पैसा बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा। जी। बॉटम लाइन में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कॉग्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स। सही बात है, सही बात। अगर हम उसको 75 करते हैं, हमारा कॉग्स गिर जाएगा, मार्जिन बढ़ हम्म। जाएगा, हाँ। ब्रांड रेपुटेशन पे असर आ सकता है। सही बात। तो मैं 80 आउट ऑफ 100 का लेवल का ही बेचूंगा, ये हम्म। डिसाइड आपने मार्केट स्टडी, मार्केट कंपटीशन तो अलग है इस केस में, आप अपनी हम्म। पोजीशनिंग कर रहे हैं, जी। यहाँ पे कैसे डिसीजन होता है? यहाँ यहाँ पे भी ऐसे ही डिसीजन होता है कि सी सब कुछ है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। करेक्ट, बट अपना तो स्केल का है नहीं। हाँ, अब उसी में ही अगर आप स्केल अप कर सकते हैं 500 यूनिट्स के बजाय, आप अपने सप्लायर से जो उसके पार्ट्स बना रहे हैं, आप उनको 5,000 यूनिट्स का कमिट करेंगे, तो आपका वही प्राइस जो था वो अराउंड 12-13% नीचे आ जाएगा, हम्म, आपका मार्जिन इंक्रीज हो जाता है। हम्म, राइट, पर जब तक आप वो अचीव नहीं कर सकते हो, हम्म, स्टिक टू द बेसिक्स, स्टिक टू द बेयर मिनिमम मार्जिन दैट यू कैन होल्ड ऑन टू। हम्म, या आप करते रहो, कल उस पे मार्केट में पेनिट्रेशन आएगा, कल उसका मार्केट साइज भी बड़ा होगा और आपका मार्केट कैप्चर साइज भी बड़ा होगा, तो हम्म, धीरे धीरे आप उस इकोनॉमीज ऑफ स्केल में एंटर करते चले जाओगे।
तो हुँ, ये हमारी पॉलिसी रहती है कि स्ट्रेट अवे मैं, ऑब्वियसली हम कैपिटलिस्ट भी नहीं है कि स्ट्रेट अवे 5,000 यूनिट्स का ऑर्डर दे सकें। हुँ, एंड हमने दे भी दिया तो हम इतनी जल्दी उसे कंज्यूम नहीं करवा पाएंगे मार्केट में। हुँ, हुँ, तो अभी हम मार्केट में किस ग्रेड के प्रोडक्ट पे, किस प्राइस रेंज पे अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो उस प्रोडक्ट पे हम कितना मार्जिन अचीव कर पा रहे हैं। वो अचीव करने के लिए अगर आप गुड टू गो हैं तो आप उसको कंटिन्यू करिए। हुँ, भले ही वो उतना नहीं है आइडियल जितना होना चाहिए था, पर हुँ, ओवर द टाइम आ जाएगा। हुँ, फैक्ट इज हम एक, सिंस इट इज आवर ओन ब्रांड, तो हमारा एक आईपी भी है। हुँ, हुँ, तो उसका भी एक क्रेडिबिलिटी बनता है कि हुँ, इस हुँ, ग्रेड का प्रोडक्ट ये कंपनी ऑलरेडी इतने साल से बेच रही है। हुँ, हुँ, तो ओवर द टाइम, यस, आज तो हम फंडिंग में नहीं जा रहे हैं, पर ओवर द टाइम अगर हम किसी को स्टेटिस्टिक्स और नंबर्स ऑफर करेंगे तो वो भी इस बात को वैल्यू करेंगे कि हाँ, इन्होंने लो मार्जिन पे रहते हुए भी मेंटेन करा और हर बार रेवेन्यू को सुपरसीड करते चले गए। हालांकि हमारा पैट अच्छा है, हुँ, प्रॉफिट आफ्टर हुँ, टैक्सेस हुँ, उसमें अच्छा है, हुँ, क्योंकि जिस प्राइस ब्रैकेट पे हम वो बेच रहे हैं हम उसमें अच्छा खासा मार्जिन बना पा रहे हैं, हुँ, बेटर देन द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। हुँ, सो पर ये है कि जैसे जैसे हमारा कैपेसिटी बढ़ता जाएगा टू टू गिव बिग बल्क ऑर्डर्स टू स्पेयर पार्ट वेंडर्स, हुँ, उतना ज़्यादा हम मार्केट में पेनिट्रेशन करने के लिए मार्केट में खर्चा भी करेंगे, और उतना ज़्यादा ही हम मार्केट में अपनी अवेयरनेस बढ़ा पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें लिंक्ड है आपस में। हुँ। कितना डिफरेंट लगा आपको फ्रॉम बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूटर टू बीइंग अ मैन्युफैक्चरर हाँ, बिजनेस? बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूटर आप कह सकते हो कि हाँ सर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट था, कंपनी से आ गया सर, छोड़ो ना, कोई बात नहीं, आपको करके देते हैं। इस हाँ। केस में तो यहाँ तो पीछे तो कोई नहीं, आप ही हुँ, हो। हुँ, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ गया तो आप ही को फेस करना है। हुँ, एंड फैक्ट इज अगर प्रोडक्ट उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा है जिस तरह करना चाहिए था, हुँ, वो भी आप ही आंसरेबल हो। आप हुँ, कहीं पीछे से नहीं पूछ सकते। करेक्ट। तो उस चीज के लिए आपको बहुत श्योर शॉट होना पड़ता है। एंड कई केस में प्रॉब्लम आ गई है एंड फैक्ट इज आप उसको ट्रबल शूट करने में ही 2 हफ्ते लगा दोगे तो कस्टमर तो बेकार हो गया, खराब हो गया आपका। हुँ, 2 महीने तक परेशान रहेगा आपसे, हुँ, और उसको याद रहेगा जिंदगी भर की मैंने ऐसा करा, इंडियन कंपनी को ट्राई करा, हुँ, एंड आई रिग्रेट दैट डिसीजन। ये नहीं आना चाहिए, हुँ, है ना। हुँ, ये हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्योंकि हमने उनको शिफ्ट कराया कि सर आप फॉरेन ब्रांड्स में मत जाओ, हम इंडियन कंपनी है सर, हम लोकल अवेलेबल हैं, हम आपको ज़्यादा अच्छा सर्विस दे पाएंगे, ऑफर कर पाएंगे, और आप सपोर्ट कीजिए। हुँ, कॉरपोरेशंस कर रही हैं, गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है कि इंडियन कंपनीज को प्रेफरेंस मिले। अब उसका एक बिटर एक्सपीरियंस नहीं बनना चाहिए कंज्यूमर्स के लिए। हुँ, हुँ, उस केस में प्रॉब्लम्स कई बार आ जाती हैं, बिफोर ट्रबल शूट करो। अगर ऑन द स्पॉट हो पा रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज गिव अ रिप्लेसमेंट यूनिट, खत्म। बाद में देखना कि क्या हुआ, कस्टमर हैसल ना फील करे उस चीज़ को लेके। कोई ऐसी स्कीम जिसको अपन ने अवेल किया है गवर्नमेंट की डीपीआईटी के अंडर या किसी के भी अंडर, हाँ, जो आपको बेनिफिट करी हो? हाँ, अभी करेंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जो गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट्स में मेक इन इंडिया ब्रांड्स को, पीएलआई? हाँ, पीएलआई तो नहीं, पीएलआई एक्चुअली बहुत हाई स्केल बहुत पे, बड़े 100 लेवल पे, करोड़ हाँ। एंड अबव के लिए ही है। वो मोस्टली उन्हीं के लिए बनी है जो फॉरेन कंपनीज और इंडिया में सेटअप कर रही हैं। हम्म, न्यू इमर्जिंग कंपनीज के लिए तो वो उतना प्रॉफिटेबल नहीं है। हम्म, उनके लिए गवर्नमेंट टेंडर्स और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स एक अच्छा मीडियम है कि वहाँ पे मेक इन इंडिया ब्रांड्स को प्रेफरेंस मिलती है। हम्म, तो उस जगह पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेसिंग वगैरह को लेके, हम्म, जहाँ पे हम मेक इन इंडिया के प्रेफर्ड ब्रांड्स की लिस्ट में ऐड ऑन होते चले जाएं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, हम्म, सो दैट हमारे कस्टमर्स और हमारे डीलर्स जो इन दी एंड हमारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे वहाँ पे, उनको हम्म, फायदा मिले। हम्म। ये हम कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू द सेकेंड लास्ट सेगमेंट, हम्म। दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। जी, आपका प्रोडक्ट एक जो कि डिस्ट्रीब्यूटर बेस्ड है, वो तो आप इवेंट्स के थ्रू मेजरली करते हैं, जी, जी। ट्रेड फेयर्स के थ्रू। ये हम्म। जो नया ब्रांड आपने बनाया है, हाँ, इसको हाउ डू यू टेक इट टू द कंज्यूमर, एंड कंज्यूमर? हाँ, अब देखिए इसका टारगेट मार्केट भी समहाउ सिमिलर है, करेक्ट। क्योंकि ये उसी डोमेन में ये प्रोडक्ट लाइन है जो बाकियों में थे। हम्म, और पिंक नॉइज के पोर्टफोलियो में जो प्रोडक्ट्स मिसिंग थे, हम्म, एंड या जिस टाइप के प्रोडक्ट्स हम कंपनी से चाहते थे कि आप इस प्राइस ब्रैकेट का ये वाला प्रोडक्ट बनाओ, और जो वो नहीं बना रहे थे, हम्म, ये उनकी अपनी लिमिटेशंस हो सकती है, जो भी है। हम्म,
तो हमने उन्हीं स्पेसेस में डेवलप करे वो हम्म प्रोडक्ट्स, कि हमें लग रहा था कि इस टाइप का प्रोडक्ट इस प्राइस पे इस फीचर्स के साथ अगर अवेलेबल हो तो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और लोग ऐसी चीज़ों को वैल्यू देंगे। हमने हम्म उन्हीं चीज़ों को पॉइंट आउट करा और वही वाले प्रोडक्ट सबसे पहले डेवलप करे। हम्म तो मार्केट तो वही है, जहां ऑफरिंग नहीं थी या ऑफरिंग बहुत एक्सपेंसिव हो रही थी लोगों के लिए, हमने एक ऑल्टरनेट बन के प्रेजेंट कर दिया। हम्म। ये है। आपको लगता है डिजाइन एंड पैकेजिंग बहुत ज्यादा मैटर करता है आज के टाइम पे? ब्रांड पे तो देखिए, प्रोडक्ट के अंदर जो आपका फिजिकल प्रोडक्ट रखा है ना, हम्म। उसके अंदर भी आपने पॉली रैप करा है या बबल रैप करा है, इससे भी फर्क पड़ जाता है। करेक्ट। तो जितने डिटेलिंग में आप इन्वॉल्व होगे उतना अच्छा है। अभी मैं चाहता हूँ आगे जाके यूजर मैनुअल जो है वो मल्टीलिंगुअल हो। हम्म मल्टीलिंगुअल आपने यूजर मैनुअल देखे होंगे, देखे वो हैं। होते हैं इंग्लिश, फ्रेंच, जापानीज, स्पेनिश। इंडियन, स्पेनिश। हम्म। क्या हम मल्टीलिंगुअल कर पाएंगे जो इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस पे अवेलेबल? बल्कि अभी तक तो कोई हिंदी में भी नहीं दे रहा। करेक्ट करेक्ट। खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स में तो होता ही नहीं है, हाँ एक्सेप्ट फॉर मोबाइल और एक्सेसरीज में हाँ थोड़ा बहुत हाँ, करते हैं लोग। थोड़ा बहुत करने लगे हैं। बट बाकी आपके उस पे तो नहीं। हमारे ग्रेड हमारे में तो शायद कोई सोच भी नहीं रहा। हम्म पर क्या हम कर पाएंगे उस चीज में? हम ध्यान देंगे आगे जाके कि और हम्म कितना उसको इंडियन टच दे पाए, जिससे लोगों को एक फील गुड फैक्टर आए। हम्म पैकेजिंग और अच्छी कैसे हो सके, और उसके अंदर अच्छे ग्रेड का स्पेयर पार्ट्स उसमें कैसे इंक्लूड करके चले। वो सारी हम्म चीज़ों पे धीरे धीरे ध्यान आएगा जैसे जैसे हमारी मार्केट में जगह बनती जाएगी। हम्म। एंड देन कम्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, पर्सनल वेल्थ। यस। ये मैं एक्चुअली इसलिए समझना चाहता हूँ क्योंकि आप फंडिंग की बात करो, हम्म सबसे ज्यादा फाउंडर्स बेवकूफ इसी चीज में बनते हैं कि उनको लगता है फंडिंग उठा लो पैसा आ जाएगा। सबसे हम्म। जबकि सबसे गरीब उस टाइम पे फाउंडर ही रहता है कई हाँ, सालों तक। सही बात है। एंड आई एम प्रिटी श्योर आप इतना फंडिंग के प्रो नहीं है, लुकिंग हाँ एट हाँ। योर कंपनी का पूरा ट्रैक। और एज अ फाउंडर हम शुरू में सैलरी विड्रॉ नहीं करते, जो कि हमने अभी डिस्कस भी किया था। हाँ, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बट मतलब यही पॉइंट अगर हम 0 से 1 का लेना, अभी आपका 1 से 10 की जर्नी है चल रही है। हाँ। 0 से 1 में ना पैसा आज है कल नहीं है वाला स्टेट रहता है, तो आप सैलरी तो विड्रॉ कर ही नहीं सकते हो। हम्म। उस स्टेट में फाउंडर को क्या इंश्योर करना चाहिए, क्या उसको डिविडेंड्स पे फोकस करना चाहिए कि सैलरी विड्रॉ करनी चाहिए? देखिए, अगर आप डिविडेंड भी ले रहे हो तो साल के एंड में तो कंपनी उसी प्रॉफिट में से ही आपको जनरेट करके देगी। करेक्ट। अब बात यह है कि आपको 1 साल का विंडो मिल जाता है हम्म जो आप पूरा रिकवर कर सकते हो। अब अगर आपके अपने लाइवलीहुड के खर्चे उसी सैलरी पे नहीं टिके हुए हैं तो आप डिविडेंड पे चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने ही घर पे रह रहे हो जहाँ पे आपके पेरेंट्स का घर है, एज सच आपके रेंट्स नहीं है जो आपको पे करना है ना? सो एज सच आपके रहने का कोई खर्चा नहीं है। पर अगर आप ऐसी सिचुएशन में नहीं हो और आपने ऐसी जगह बिजनेस शुरू करा है जहाँ पे आपको रेंट, अपने घर का रेंट भी भरना है और अपने दूसरे खर्चे भी संभालने हैं, या आपकी फैमिली भी है, अपने वाइफ और बच्चों के खर्चे भी आपके सर पे हैं, तो आप बिना सैलरी के तो सरवाइव कर ही नहीं सकते, करेक्ट। है ना? तो उस केस में आप सैलरी अवॉइड करके तो क्या कर पाओगे? हम्म मतलब उसका तो कोई फायदा नहीं है। तो हम्म ऐसी सिचुएशन में आपको ये लेके चलना चाहिए अपनी बजटिंग में कि इतनी सैलरी तो मुझे अलग करके रखनी ही है। डिविडेंड तो साल के एंड में आएगा, एंड वो कितना डिविडेंड आएगा वो डिपेंड करता है आपने पूरे साल कितनी मेहनत करी है उस चीज़ के लिए। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो पहले साल तो बिल्कुल भी रिटर्न्स नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल, आपका अगर डेटा कलेक्शन का है तो पहले साल तो आप इतना डेटा कलेक्ट ही नहीं कर पाओगे कि किसी को सेल आउट कर सको। हम्म तो वो तो आपका तो खर्चा लगता ही जा रहा है, लगता ही जा रहा है। हम्म साल बाद आप एक सफिशिएंट स्टेज पे आओगे कि वो डेटा सेल होना शुरू होगा। तो सबका अलग है। हम्म हमारे केस में तो फिजिकल प्रोडक्ट्स है, हम्म। प्रोडक्ट यहाँ से निकला, पैसा आ गया, तो उस पैसे से ही आपको ऑफिस भी चलाना है, घर भी चलाना है, करेक्ट तो रहता ही है। तो मैं करेक्ट। तो यही कहता हूँ कि जितना हो सके आप किस, अगर आपका अपना लाइवलीहुड एक्सपेंस नहीं है और आप सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं या इस टाइप का बिजनेस है जिसमें 1 साल बाद या 1.5 साल बाद आप कैश, इन कैश उसको कर सकते हो, तो हम्म आप फिर भी मैनेज कर जाओगे। हम्म और अगर आपका ऐसा नहीं है और आपकी इमीडिएट एक्सपेंसेस हैं तो आप इमीडिएट एक्सपेंसेस को कंपनी का खर्चा मान के चलिए कि हम्म ये भी कंपनी का खर्चा है, हम्म वो कंपनी आपको देगी। अकाउंटिंग की भाषा में कहते हैं कि अगर
जो पैसा आ रहा है, हम्म। लाइबिलिटीज सेट ऑफ करने के बाद सबसे पहला अधिकार फाउंडर का होता है उस पैसे में। जी जी। तो जब हम बात करते हैं डिविडेंड्स की, हम्म। सैलरी विड्रॉ कर लिया आपने, मान हाँ लीजिए 1 लाख रुपए हाँ सैलरी विड्रॉ करी, हाँ। डिविडेंड बचा 1 लाख रुपए का। जी। तो व्हाट डू यू प्रेफर पर्सनल लेवल पे, कि वो डिविडेंड री इन्वेस्ट कंपनी में दिया एज अ लोन कंपनी को दूं, कि वो अपने पास रखूं नहीं, और खुद इन्वेस्ट आपको करूं? मेरे से पूछा जाए तो वो आपको डिविडेंड लेना चाहिए। लेना चाहिए। लेना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो डिविडेंड इतना बड़ा नहीं होगा कि कंपनी के महीनों के खर्चे पूरे हो जाए, हम्म। ऑब्वियसली। एंड अगर आपने वो नहीं भी लिया, देखिए कंपनी का तो वो सिचुएशन है कि वो डिविडेंड आपने री इन्वेस्ट कर भी दिया ना, कंपनी में कैश क्रंच तो तब भी आ सकता है। हम्म। ऐसा नहीं है कि उससे कैश कैश क्रंच सॉल्व हो जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि इमीडिएट जो आपकी कुछ कमिटमेंट थी वो आपने उससे पूरी कर दी और थोड़े टाइम बाद आपने वो पैसा ले लिया, ये हम्म। सॉल्व करना है, नथिंग लाइक इट, ठीक है, हम्म। गो ऑन। पर हम्म। ऐसा नहीं है कि आप अपना डिविडेंड रोक के, अपनी सैलरी रोक के आप हम्म। कंपनी को प्रॉफिटेबल बना लो। वो हम्म। करना पड़ रहा है तो दैट मीन्स कंपनी प्रॉफिटेबल है ही नहीं। हम्म। इसमें क्या आपको लगता है कि सैलरी का कोई रेशो होना चाहिए, रेवेन्यूज टू सैलरी का, फाउंडर्स के लिए? नहीं, मैंने डिपेंड करता है कि आप किस ग्रेड पे हो। फॉर एग्जांपल, आपकी कंपनी की सेल आपकी फेस वैल्यू पे चल रही है, तो नो डाउट यू आर द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू रेवेन्यू, सो यू हैव द बिगेस्ट राइट टू टेक द मनी। हम्म। जैसे आप ऐसे बिजनेस में हो विच इज लाइक सैलून बिजनेस, और या फिर वो आपके वजह से ही कस्टमर आ रहा है, हम्म। आपकी फेस वैल्यू पे ही आ रहा है, हम्म। सो बात समझ आती है। हम्म। इंटीरियर डिजाइनर्स हो गए, राइट, हम्म। कंसल्टेंट्स हो गए, लॉयर्स हो गए, हम्म। वो तो उन्हीं के नाम पे उनको काम मिल रहा है। करेक्ट। पर हमारा बिजनेस ऐसा नहीं है, हम्म। है ना। और भी दूसरे बहुत सारी कंपनीज हैं जो हम्म। फाउंडर की फेस वैल्यू पे नहीं चल रहा, वो उस स्ट्रक्चर पे चल रहा है। तो उस केस में तो उस ग्रेड पे जितना सैलरी होना चाहिए मोस्टली जो चलता है, मैंने फंडिंग का देखा था कि फंड रेज करने के बाद कितना उनको सैलरी लेना चाहिए या कितना जस्टिफाइड होता है, उसको लेके अलग अलग है। कुछ लोग कहते हैं जो भी फंडिंग आया उसका 1% शुड बी योर सैलरी, कुछ हम्म। लोग तो एज हाई एज 5% भी ले रहे हैं। हम्म। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई थंब रूल बना के उसको फॉलो कर रहा है। बट हम तो बूटस्ट्रैप्ड कंपनीज हैं, हाँ, हम तो तो हमारा तो बूटस्ट्रैप केस ही कंपनी अलग है। है। हाँ, और हम इसमें मुंह फाड़ सबका ही नहीं अलग अलग सकते। स्केल। हाँ, इसमें सबका अलग अलग स्केल है ना। आप हम्म। लाइफ के किस स्टेज पे खड़े हो, हम्म। आपकी वाइफ भी है, बच्चे भी हैं, और आप दिल्ली एनसीआर जैसी जगह पे आप उनको पालना चाहते हो, अच्छा फ्यूचर देना चाहते हो, तो आपका खर्चा तो 1 लाख तो है ही है। हम्म। तो आप कैसे मैनेज करोगे उससे कम में। करेक्ट। करेक्ट। हम्म, क्या आपको लगता है एक फाउंडर की सैलरी एक एम्प्लॉय से कम होना सही है? हो भी सकती है, नथिंग रॉन्ग इन इट। नथिंग रॉन्ग इन इट। हम्म। ओके। लास्ट इसमें, हम्म। हम इतनी सैलरी विड्रॉ नहीं कर रहे हैं बीच हम्म। वाले टाइम में कि हम उसको एक रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्ट कर सकें। हाँ तो एक फाउंडर को वो पिछले अगले 3 साल 4 साल अपने जिंदगी के खपा चुका है, जब उसको पहली बार ढंग का पैसा देखने मिला है, हाँ हाँ। उसके बाद उसको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए उसके बाद होता ये है, यू डोंट बिकम रिच बाय डाइवर्सिफाइंग, यू डाइवर्सिफाई आफ्टर बिकम यू रिच। करेक्ट। सो जितना हो सके आप अपनी एनर्जी को फोकस रखिए। ऐसा नहीं है कि मैं ये भी चला लूँ वो भी चला लूँ, ठीक है, आप अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए आप अपनी सेविंग्स को इंश्योर कर सकते हैं, एक सेफ जगह पे रहे, चाहे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स पे आप डालना चाहते हो वो आपका राइट है, दैट्स पर्सनल डिसीजन। सैलरी पे होते तो भी आप यही कर रहे होते, एंड बिजनेस के थ्रू आप सैलरी ले रहे हो तो उसमें भी आप वो करो, कोई नथिंग रॉन्ग इन इट। हम्म। हम्म। बट आपका रेवेन्यू जनरेशन मॉडल आपकी सेविंग्स नहीं है, आपका बिजनेस है। हम्म। तो आपका फोकस वहां होना चाहिए कि वहां से मैं और ज्यादा सैलरी या डिविडेंड कैसे निकाल सकूं, उस पे आपका फोकस होना चाहिए, हम्म। रादर देन कि यहाँ से काम छोड़ के मैंने यहाँ से लिए हुए पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर रहा हूँ जहाँ से मुझे और अच्छा रिटर्न आ ही रहा है ना। और उसमें भी कोई ज़रूरी नहीं है, फॉर एग्जांपल जैसे वेंडर्स हैं जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल या मारुति या हुंडई के पार्ट के सप्लायर हैं, उनको पता है कि मेरे को इतने का ही ऑर्डर आएगा, उनको पता है कि मुझे इतने में ही ये बिल करना है, उनके एक्सपेंसेस और उनके प्रॉफिट मार्जिन फिक्स्ड हैं, हम्म। वो उससे ज़्यादा उसमें कमा नहीं पाएंगे।
हम्म। कंपनी भी अलाउ नहीं करेगी कि आप पैरेलली किसी और के कॉन्ट्रैक्ट ले लो, तो आप तो फिक्स्ड हो, आप बंद गए। उस केस में डेफिनेटली आप चूज कर सकते हो कि मैं ऐसी जगह इन्वेस्ट करूं जहां से मेरे को वो बंधन ना हो। हम्म। लेकिन अगर आपके सिचुएशन में ऐसा नहीं आ रहा है, तो जितना फोकस आप अपने काम को दे के आगे बढ़ा सकते हैं, आपको वही करना चाहिए। और अगर हम्म। वो अपनी सीलिंग पे आ रहा है कि आप उससे ज्यादा वहां से एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहे, तो दैट मीन्स कुछ और करिए। विजय जी, बिफोर आई थैंक यू फॉर द इनपुट्स दैट यू हैव गिवन, एक क्वेश्चन मेरे से मिस हो गया है जो जी बहुत जी। इंपॉर्टेंट है। जी बताइए। आप किसी प्रोडक्ट की वारंटी कैसे डिसाइड करते हैं? वारंटी कैसे डिसाइड करते हैं? देखिए, उसमें नए ग्रेड के प्रोडक्ट्स में डिपेंड करता है उस प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल क्या है। हम्म। अगर वो प्रोडक्ट ही ऐसा है कि 5 साल में ऑब्सोलीट हो ही जाना है, हम्म। तो आप 3 साल की वारंटी देके क्या करेंगे? हम्म। लेकिन अगर उस प्रोडक्ट की लाइफ 8 से 10 साल की है, तो आप एक लंबी वारंटी पीरियड के साथ कर सकते हैं। हम्म। और उस प्रोडक्ट में कितना वेयर एंड टेयर है, या कितना रिवॉल्विंग पार्ट्स है, रोटेटिंग पार्ट्स है, ये सारी हम्म। चीजें वारंटी पे असर डालती हैं। और किस कंडीशन में इन्वॉल्व हो रहा है, आउटडोर कंडीशन है या एयर कंडीशनड इंडोर एनवायरनमेंट। जैसे लाइव इवेंट्स इज रफ अब्यूज, हम्म। वहां पे पार्ट्स जल्दी खराब होते हैं। हम्म। लेकिन हम ऐसा भी नहीं कर सकते वही प्रोडक्ट स्कूल में लगा है तो वारंटी ज्यादा है, लाइव शो वालों को वारंटी कम है, ऐसा भी नहीं कर सकते। हम्म। तो हमें वो एक जगह आके फिक्स होना पड़ता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट दोनों जगह जाएगा। हम्म। तो हमें वर्स्ट कंडीशन के हिसाब से वारंटी देनी पड़ती है कि कहाँ सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं ख़राब होने के। और हम्म। उसको क्लेम करने के दूसरे तरीके भी हैं कि आप उसे इस तरह डिज़ाइन करिए कि वो अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट हो सके। हम्म। कि पार्ट खराब हुआ है तो आप उसका पार्ट ही चेंज करो, रादर देन पूरा यूनिट चेंज हो रहा है। क्योंकि आपके मोबाइल में होना मुश्किल हो जाता है ना। आपके अभी एक तक के एक्सपीरियंस में कितना परसेंटेज रिटर्न्स में जाता है कंपनी का? 1% और लेस देन 1%। ओके। हम्म। ऑल राइट। थैंक यू सो मच विजय जी। इट वाज रियली नाइस, आपने बहुत सारे इनपुट्स दिए हैं। जी। थैंक यू सो मच। हम्म। इफ एनीवन वुड वांट टू कनेक्ट विथ यू, आपका प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो हाउ डू दे गेट इन टच विथ यू? वो वेबसाइट पे जा सकते हैं हम्म। pinknoisepro.com। हम्म। वहाँ से वो हमारी मैं लिंक भी कंपनी। करूँगा नीचे हाँ। तो डिस्क्रिप्शन में। हाँ, उस वेबसाइट के थ्रू वो हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पोर्टफोलियो में क्या क्या है, वो सारी हम्म। डिटेल्स वहाँ पर है। हम्म। पर्सनली विजय सिन्हा के नाम से आप लिंक्डइन में मेरे को कांटेक्ट कर ही सकते हैं। मैं वहाँ हम्म। पे ज़्यादातर टाइम एक्टिव रहता ही हूँ। हम्म। तो कुछ भी आप मेरे से जानकारी चाहते हैं, मैं वहाँ भी आपको रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ। इज पिंक नॉइज ओपन फॉर इन्वेस्टमेंट? अ, अभी तो नहीं। ओके। तो एज अ इन्वेस्टर कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो अभी होल्ड पे रखें? हाँ, मतलब उसमें अभी कुछ काम बाकी हैं। हम्म। शायद तब जाके एक इन्वेस्टमेंट की नई अपॉर्चुनिटीज ओपन होगी, जब हम उनके लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ओपन करें, तो समथिंग कुछ ऐसा डायनामिक ऑप्शन हो जो मार्केट में और कोई ऑफर नहीं कर रहा है। हम्म। जब वो डेवलप हो जाएगा, तब आई थिंक हम करेंगे। तभी तो राइट। हमारा पार्ट एंड पार्सल चल रहा है कि हाँ, ऐसा काम और लोग भी कर रहे हैं। हम हम्म। अपने स्किल सेट पे कर रहे हैं, वो अपने स्किल सेट पे कर रहे हैं। तो जब तक एक एक्सक्लूसिविटी या कुछ ऐसा यूएसपी बड़े स्केल तक जा सके, वो अभी अंडर प्रोसेस ही है। हम्म। वो जब तक आएगा, तब आई थिंक हम इन्वेस्टर्स के पैसे को ज़्यादा अच्छा जस्टिफाई करेंगे। ऑल राइट। ऑल राइट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।